गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है वाइटल नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम जो आपका ये लेक्चर रहने वाला है, ये लेक्चर रहेगा आपका आज जीपीएसएसबी जो बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था उसका जो पार्ट 1 जो मैंने कल प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है आपको, आज उसी पार्ट को अपन आगे पढ़ते हुए क्लियर करेंगे। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके सोल्व किए जाएंगे इसी पार्ट में। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर से बेहतर जो इंफॉर्मेशन है वो दी जाए। एंड सेकंड ऑफ थिंग जो है वो न्यू कमर्स जो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स के लिए रिलेटेड ये पूछ रहे हैं कि आईकेडीआरसी का एग्ज़ाम इंग्लिश में होगा, गुजराती में होगा या बीएमसी का, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों ही एग्ज़ाम्स गुजराती में होने वाले हैं। जो आपका इंग्लिश पार्ट का जो पोर्शन है वो ही ओनली आपका इंग्लिश पोर्शन होगा, अदरवाइज जितने भी आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हों, चाहे रिलेट टू लिटरेचर हो, जीके हो, अदरवाइज हैं, वो सारे ही आपके गुजराती में क्वेश्चंस होने वाले हैं। बेस्ट ऑफ थिंग ये है कि प्रीवियस आपके काफ़ी पार्ट्स देखे हैं मैंने, जो एग्ज़ाम्स आपके हुए हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि मतलब अब तक जितनी आपने तैयारी की है, चाहे वाइटल नर्सिंग एकेडमी की आपने क्लासेस देखी हों या फिर जो प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी हैं अब तक वाइटल नर्सिंग एकेडमी के चैनल पे जो है, तो वो सफिशिएंट है। इसके साथ साथ आपके जो खुद की पर्सनल आपकी जो तैयारी चल रही है, वो टिप्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए, इधर उधर मत हेजिटेट होइए कि भाई इतने दिन ही बाकी बाकी बचे हैं और हमारे पास टाइम नहीं है, हमें ये भी पढ़ लेना है वो भी पढ़ लेना है। तो जो पढ़ना है वो आप पढ़ चुके हैं। अब जो आपके पास टाइम है ना, वो सिर्फ एक रिवाइज करने का ऑप्शन है। तो जो आपके पास कंटेंट है उसको आप देख लीजिए, एक बार जनरली देख लीजिए। ठीक है, हेजिटेट मत होइए और प्रेशर भी मत रखिए, क्योंकि आप अगर ये सब चीज़ें फेस करेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, वो रिप्लेस हो जाएगा वो सारा ही। ठीक है, तो और लास्ट एडवाइस है कि अगर आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर भी करें जितने भी कैंडिडेट जो आईकेडीआरसी का और बीएमसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोगों को। और मेरा आपको हर वीडियो के एंड में भी और स्टार्टिंग में भी गुड लक है। ठीक है, आप सभी लोग एग्ज़ाम अच्छे से दें, अच्छे से आप क्लियर करें। जो टाइमिंग आपको मिलेगा बहुत अच्छा है, सफिशिएंट है। ठीक है, पीसफुल देना है। देखिए, आईकेडीआरसी में 150 क्वेश्चन है तो पूरे तो आपको करने नहीं है, और बीएमसी में 100 क्वेश्चन है तो पूरे आपको यहाँ भी नहीं करना है, आपको उतने ही क्वेश्चन करने हैं। पेपर पहले आप देख लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने हिसाब से मतलब एनालिसिस करना है कि मुझे इतने क्वेश्चंस तो करने हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही कर रहा हूँ 50 में मतलब 100 में 100 नहीं देने हैं। 150 के कहीं 150 ही हम लगा के चलते हैं हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जितना आपकी मैंने आपको बता भी रखा है, काफ़ी एग्जाम वीडियो में मैंने बोला है। और मैं 16 तारीख जो आने वाली है 16 दिसंबर को, मैं उसके लिए सेपरेट जो फैकल्टी है वाइटल नर्सिंग एकेडमी की, तो हम आपको कोशिश करेंगे कि हम आपको एनालिसिस टिप्स दे सके जिसके हिसाब से आप आईकेडीआरसी और बीएमसी दोनों के एग्जाम्स को आप हैंडल कर सकते हैं। एंड इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि कल है 15 दिसंबर, मैं कोशिश करूंगा कि वडोदरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो 2019 का पेपर हुआ है वो मैं कल के वीडियो में अपलोड करूंगा, जो यहाँ के यूट्यूब चैनल पे हमारे। और उस पेपर्स में भी आपको इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखिए, उस पेपर में जो 2019 का पेपर था उसमें जीपीएमसी का सिलेबस रखा हुआ था, इसलिए उन्होंने पूछा है। इस बार उन्होंने ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो आप टेंशन फ्री रहिए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं कमेंट्स, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, तो आप टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, अब क्लास स्टार्ट करें। तो चलिए, आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है वो वही है जो कल हमने बैक साइड रखा था। ठीक है, तो इस क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। રાજ્યમાં ગુણવત્તાયુક્ત સંશોધન માટે પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવા સરકાર દ્વારા પીએચડી, ठीक है, करता विद्यार्थियों शोध अंतर्गत रुपयानी सहाय મળે છે, बराबर। तो यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, तो यहाँ पे शोध के अंतर्गत जो पेमेंट दिया जाता है पीएचडी वाले स्टूडेंटों को, वो राइट आंसर यहाँ पे आपका रहेगा कि 4 लाख रुपए उनको दिए जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका सब्जेक्ट का है। टेरी स्टूल्स इज एविडेंस ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टेरी स्टूल किसका एग्जाम्पल है या किस में आपको देखने को मिलेगा? तो देखिए, इसको ब्लैक स्टूल भी बोलते हैं। ठीक है, ब्लैक स्टूल भी बोलते हैं और टेरी स्टूल भी बोलते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। और
ये जो आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेमरेज में, यानी ऑप्शन आपका राइट रहेगा यहाँ पे सी। अब देखिए इसके बारे में मैं आपको बता दूं, तो ये आपको याद रखना है, अपर जीआई अगर ब्लीडिंग होती है या अपर जीआई की प्रॉब्लम है, अपर जीआई की अगर प्रॉब्लम है, याद रखना है आपको, अपर जीआई की प्रॉब्लम है या फिर अपर जीआई ब्लीडिंग हो रही है, अपर जीआई ब्लीडिंग हो रही है, दोनों ही केस में आपको याद रखना है। ठीक है, अपर जीआई ब्लीडिंग के केस में ही आपको ब्लैक एंड टेरी स्टूल देखने को मिलेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मेलेना। अपर जीआई ब्लीडिंग को क्या बोलते हैं अपन, मेलेना, जो रेक्टल के थ्रू जब बाहर निकलती है स्टूल के साथ में, तो वो स्टूल आपको ब्लैक कलर का या फिर टेरी कलर का स्टूल आपको देखने को मिलेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बात करें हेमरोइड्स, हेमरोइड्स में आपको फ्रेश ब्लड देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हेमेटोचेजिया, हेमेटोचेजिया, याद रखना है आपको, फ्रेश ब्लड इन स्टूल, फ्रेश ब्लड इन स्टूल को क्या बोलते हैं, हेमेटोचेजिया। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में आपको याद रखना है, यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एनाल फिशर में आपको याद रखना है ब्लीड, ब्लीड विथ पेन देखने को मिलेगा। ठीक है, और स्टूल आपके कैसे होंगे, स्मॉल अमाउंट में होंगे, स्मॉल अमाउंट स्टूल याद रखना है, स्मॉल अमाउंट में आपका क्या होगा, स्टूल होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और पेन के साथ ब्लीड होगी, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का टेरी का सी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओबीजी से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे देखिए एलएमपी दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है ईडीडी। एलएमपी का मतलब हो गया लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, और ईडीडी का मतलब हो गया एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, मेंस्ट्रुअल पीरियड बराबर, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, और इसका मतलब होता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, जो हमें पता होनी चाहिए, ये आपसे पूछा जाएगा, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बराबर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, यूज ऑफ नेगले रूल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ईडीडी के लिए कौन सा रूल अपन इस्तेमाल करते हैं, तो आपको याद रखना है नेगले रूल करते हैं, ये भी आपको याद रखना है नेगले रूल। और नेगले रूल क्या होता है, तो आपको याद रखना है फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चंस बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया है। एलएमपी जो है वो 10 मई की है। नर्स अंडरस्टैंड क्लाइंट एस्टिमेट डेट, ईडीडी पूछ रहा है चाइल्ड बर्थ का विश हो, तो देखिए 10 मई है, यहाँ पहले आप कीजिए 7 ऐड, तो कितने हो जाएगी 17 मई। ठीक है, 17 मई हो जाएगी। अब आप मई से 9 मंथ आप काउंट करेंगे तो कितना आने वाला है, ठीक है, कितना आएगा, फरवरी। तो राइट आंसर आपका क्या है, बी रहेगा। क्लियर, बहुत सिंपल है, कितना भी हो आपको याद रखना है, क्लियर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एब्सेंस ऑफ मोरो रिफ्लेक्स। ठीक है, अब मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है आपको पता है, न्यूबॉर्न में जो प्रेजेंट होता है, न्यूबॉर्न जैसे होता है उसमें रिफ्लेक्सेस देखने को मिलते हैं, जो उसके नॉर्मल और फिजिकल और मेंटली ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मोरो रिफ्लेक्स अगर एब्सेंट है तो क्या प्रॉब्लम उसको होने की रहेगी, ये बात आपको पूछी गई है। तो देखिए इसमें इसमें आपको याद रखना है, मोरो रिफ्लेक्स अगर एब्सेंट है ना, इसका रीजन क्या होता है कि ड्यूरिंग बर्थ या ड्यूरिंग लेबर या फिर ड्यूरिंग बेबी की जो डिलीवरी होती है उस समय अगर ब्रेकियल प्लेक्सिस जो है वो इंजर हो जाए, ड्यू टू ब्रेकियल प्लेक्सिस अगर क्या हो जाए, ब्रेकियल प्लेक्सिस क्या हो जाए, इंजर्ड हो जाए, ये बात आपको याद रखना है। और ये भी ज़्यादातर चांसेस कब होते हैं, जब शोल्डर डिलीवर होता है तब होता है। तो ब्रेन डैमेज और इमेच्योरिटी देखने को मिलती है अगर बेबी में मोरो रिफ्लेक्स नहीं होता है, तो आपको याद रखना है। और इससे क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो मोरो रिफ्लेक्स है वो डिसअपियर कब होता है नॉर्मली बेबी में, तो आपको याद रखना है 4 मंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, लीजन्स ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व, इससे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया होता है, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। ठीक है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व का नाम क्या है, ट्राइजेमिनल नर्व है, ये बात आपको याद रखनी है, और ये फेस को सप्लाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता ही दिया है। 67 देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग मेजर साइड इफेक्ट आपसे पूछा गया है टिपिकल एंटीसाइकोटिक का, तो मैंने आपको बताया था दो टाइप की एंटीसाइकोटिक होती है, एक होती है एटिपिकल और एक होती है टिपिकल।
एक होती है टिपिकल और एक होती है एटिपिकल। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है टिपिकल एंटीसाइकोटिक। टिपिकल में कौन आती है? सीपीजेड आता है, हेलोपेरिडोल आता है। ठीक है, हेलोपेरिडोल आता है, सीपीजेड आता है। सीपीजेड का मतलब जो फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो बता देना है। फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग कौन सी है? तो सीपीजेड है, क्लोप्रोमाजाइन, जो कब आई थी? 1952 में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बताना है टिपिकल एंटीसाइकोटिक का साइड इफेक्ट। तो याद रखिए, इन सभी का याद रखना है। टिपिकल एंटीसाइकोटिक का साइड इफेक्ट जो है मेजर, वो है ईपीएस यानी एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। और कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। ये भी आपको याद रखना है, कितने होते हैं? 4 होते हैं। वो 4 कौन कौन से होते हैं आपको याद रखना है? एक तो होता है एकाथीसिया। ठीक है, एकाथीसिया याद कर लेना। एकाथीसिया होता है, टार्डिव डिस्काइनेशिया होता है, टार्डिव डिस्काइनेशिया होता है। ठीक है, एकाथीसिया, टार्डिव डिस्काइनेशिया होता है। इसके अलावा पार्किंसोनिज्म होती है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, पार्किंसोनिज्म होता है। ठीक है, एंड लास्ट आपका जो होता है वो होता है डिस्टोनिया। लास्ट जो होता है वो कौन सा होता है? डिस्टोनिया। ठीक है, इस तरह से आपके 4 जो हैं वो ईपीएस में आपको साइन देखने को मिलेंगे, सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। और ईपीएस क्या है? टिपिकल एंटीसाइकोटिक का मेजर साइड इफेक्ट है। ठीक है, अब इन चारों में से आपको कौन सा दिखा? ये रहा। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस ओके वुड इन नर्स एक्सपेक्ट असेस? असेस पूछा है, यानी एक जो नर्स है वो नीचे दी गई जो भी सिचुएशंस है उनमें से कौन सी चीज असेस करेगी, किस में? जिस व्यक्ति को मेनियर डिजीज हुआ है। अब मेनियर डिजीज किसको कहते हैं? तो आपको याद रखना है इनर ईयर की प्रॉब्लम है ये आपको याद रखना है, इनर ईयर की प्रॉब्लम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इनर ईयर की प्रॉब्लम है। मेनियर डिजीज काफी पॉपुलर होती है और ज्यादातर इसमें सिम्टम्स पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए, प्रेसबाइक्यूसिस तो क्या होता है? एज रिलेटेड अगर हियरिंग लॉस हो रहा है उसको बोलते हैं एज रिलेटेड हियरिंग लॉस। एज रिलेटेड हियरिंग लॉस, जिसमें मैंने आपको बताया भी था सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस में भी आपको ये देखने को मिल जाएगी। निस्टिगमस क्या होता है? तो आपको याद रखना है इरेगुलर इरेगुलर रिपीटेटिव आई मूवमेंट। इरेगुलर रिपीटेटिव आई मूवमेंट को क्या बोलते हैं? निस्टिगमस बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। डिप्लोपिया का मतलब क्या होता है? डबल विजन। डिप्लोपिया का मतलब क्या होता है? डबल विजन। ठीक है, और वर्टिगो आपको याद रखना है मेनियार में सर्वाधिक देखा जाता है, या फिर टिनिटस, दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो आपका राइट आंसर यही होगा। ठीक है, तो मेनियार का क्लासिकल साइन आपको देखने को मिलता है वर्टिगो या फिर टिनिटस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा पॉपुलर क्वेश्चन है, एसिड बेस इम्बैलेंस से क्वेश्चन आया है और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछा गया है। इसने सिचुएशन यहाँ पे रखी है मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। ठीक है, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको थोड़ा बहुत एसिड बेस इम्बैलेंस पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, उसके पैरामीटर मैं आपको बता देता हूँ। पीएच में याद रखना है आपको 7.35 से लेके 7.45, ये नॉर्मल कंडीशंस बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, फिर होती है PaCO2। PaCO2 का आपको याद रखना है 35 से लेके 45 mm ऑफ Hg। जिंदगी भर आप कभी नहीं भूल पाओगे, ये भी दावा है, ऐसे क्वेश्चंस। फिर आपकी बात करें, PaCO2 होगा, फिर होती है PaO2। PaO2 कितनी होनी चाहिए? तो आपको याद रखनी है 80 to 100% होनी चाहिए। फिर आती है HCO3 यानी बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट में आपको याद रखना है 22 to 26 MEQ पर लीटर होता है। ठीक है, एंड लास्ट आता है आपका SPO2। ठीक है, जो इतना खास नहीं है, 95 to 100 जो अपन सबको पता होता है। ठीक है, मेन पैरामीटर जो है वो आपका पीएच है, PaCO2 है और HCO3 है। ठीक है, एक गणित मैं आपको बता देता हूँ जिससे आप हमेशा याद रखना है। पीएच जो होती है वो पैरेलल होती है SCO3 के, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अपोजिट किसके होती है? PaCO2 के, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी सिचुएशन आपको समझ जानी है क्या, यानी क्या होता है इसका मतलब, पीएच अगर घटेगी, ठीक है, तो पीएच अगर घट रही है ना, तो PaCO2 आप हमेशा याद रखना क्या होगी? बढ़ेगी। और अगर पीएच बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि PaCO2 जो है वो घटेगा। दोनों अपोजिट हैं,
पीएच जो है अगर वो बढ़ रही है तो HCO3 भी क्या होगा, बढ़ेगा, और पीएच अगर घटेगी तो HCO3 भी क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और मैंने आपको बताया है कि पीएच जब भी घटती है ना तो कंडीशंस एसिड की होती है, और पीएच जब भी बढ़ती है तो कंडीशंस एल्केलाइन की होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। अब चले देखिए, अब यहाँ देखिए आपको गणित क्या समझना है। पीएच देखिए 7.38 है, ओके। PCO2 ये भी ठीक है, ठीक है। PaCO2 जो है वो भी क्या हो रहा है, पीएच देखिए 7.35 से बढ़ रहा है, और PaCO2 जो है वो घट रहा है। ठीक है, HCO3 जो है वो नॉर्मल है। तो ये कंडीशंस तो आपकी कहलाएगी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ये कंडीशंस क्या कहलाएगी, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ठीक है, फिर देखिए यहाँ 7.36 पीएच क्या हो गई, घट गई है, कंडीशंस एसिड की आएगी यहाँ पे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। PaCO2 है जो नॉर्मल है, HCO3 देखिए घट गया है, HCO3 भी क्या हो गया, घट गया है। तो पीएच भी घटा और HCO3 भी घट गया है, तो क्या कंडीशन हो गई है, अब HCO3 घटा है तो कंडीशंस आपकी रहेगी मेटाबॉलिक, और अगर PaCO2 घटता तो आपका कंडीशंस हो जाता रेस्पिरेटरी से। ये भी आपको याद रखना है, अगर PaCO2 की बात करेंगे तो आपको कंडीशंस रेस्पिरेटरी का दिक्कत होगा, और अगर HCO3 में वेरिएशन है तो कंडीशंस आपकी मेटाबॉलिक से होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये होगी आपकी मेटाबॉलिक, क्या होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि पीएच क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 7.5 यानी पीएच आपका बढ़ रहा है, PaCO2 ठीक है, HCO3 भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये कंडीशंस आपकी क्या हो रही है, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। और आपके क्वेश्चन ने क्या पूछा था, यही पूछा है, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएच जो है वो आपका घट गया है, PaCO2 जो है वो बढ़ गया है, और HCO3 आपका नॉर्मल है। तो कंडीशंस आपकी क्या हो गई, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। पीएच घटा और PaCO2 बढ़ा, देखिए, ठीक है, और HCO3 आपका नॉर्मल है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो क्लियर क्वेश्चन हो गया आपका। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करेंगे। पूरा आपका पैरामीटर यहाँ पे क्लियर हो गया है, जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट थी वो सारा आपका यहाँ पे बता दिया। अगर ये भी याद रह गया तो एसिड बेस के क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका प्रीटर्म डिलीवरी का, और प्रीटर्म डिलीवरी में आपको देना है स्टेरॉयड। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरह से है ये। बीटा मेथासोन यानी क्या है, स्टेरॉयड है। ठीक है, वो एडमिनिस्टर करना है एक वुमेन में जिसकी गेस्टेशन एज है 34 वीक, यानी टर्म से कम है, हु इज प्री टर्म लेबर में, ओके। और टर्म कितना होता है, 37 वीक का होता है। ठीक है, उससे पहले ही इसको क्या हो रहा है, लेबर में आ रही है। नर्स वुड एक्सपेक्ट, यानी नर्स जो है वो क्या एक्सपेक्ट करेगी, विच ऑफ फॉलोइंग आउटकम इन ए न्यू बॉर्न इफ ड्रग अचीव इज डिजायर इफेक्ट। आपको भी पता है कि न्यू बॉर्न में अगर अभी जन्म लेता है 34 वीक्स में, तो यहाँ पे उसके लंग्स जो है वो इमेच्योर होंगे। लंग्स क्या होंगे, इमेच्योर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि उसमें सरफेक्टेंट जो है वो डेवलप ही नहीं हुए हैं, सरफेक्टेंट। और सरफेक्टेंट कौन से हैं, लेसिथिन और स्पिंजियोमाइलिन, लेसिथिन और स्पिंजियोमाइलिन। ठीक है, और नॉर्मली इनका रेशो कितना होना चाहिए, तो 2 और 1 होना चाहिए, जो कि इस समय में कितने रहेंगे, 1-1 का रहेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, स्टेरॉइड उसको देना पड़ेगा, ताकि आप लंग्स जो बेबी के आ रहा है बाहर उसके लिए वो सपोर्टेबल हो। देखिए, स्ट्रेंथ इम्यून रेस्पॉन्स के लिए नहीं देते हैं। डिक्रीज सीवियरिटी ऑफ आरडीएस, ये बहुत अच्छा आंसर है। राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, बी। क्यों, क्योंकि लेसिथिन स्पंजियोमाइलिन जो सरफेक्टेंट है, अगर इनकी डेफिशिएंसी होती है, अगर इनकी डेफिशिएंसी होती है तो जो बच्चा है उसमें क्या कोज हो जाएगा, आरडीएस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये बात आपको ध्यान रखनी है, और इसी को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देते हैं, स्टेरॉइड देते हैं, ये आपको याद रखना है। जिसमें बीटा मेथासोन की मैं बात करूं तो 12 mg देते हैं अपन। ठीक है, 12 mg पर डोज होती है ये, फॉर 2 डेज। ठीक है, 2 डेज याद रखना है, ये डीओसी है। इसके अलावा आप डेक्सामेथासोन भी दे सकते हैं, सेम डोज रहेगी। 12 mg आपको एक डोज में देना है, 2 दिन तक आपको ये डोज देनी है, यानी 2 डोज देनी है। और आपको याद रखना है, फर्स्ट डोज एंड डिलीवरी के बीच में जो गैप होना चाहिए, फर्स्ट डोज और डिलीवरी के बीच में जो गैप होना चाहिए टाइम का, वो कितना होना चाहिए, 48 आवर्स, ताकि आप दोनों डोज दे सके।
ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या रहेगा, बी, ठीक है, बाकी सब गलत है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डीओसी है, पूछा है आपसे डीओसी किसके लिए, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा है किसमें, न्यूबॉर्न में, और जाहिर सी बात है जिसकी मदर, हुज मदर रिसीव मॉर्फिन ड्यूरिंग लेबर। अगर पेन की वजह से, मॉर्फिन अपन क्यों लेते हैं, एक्सेसिव पेन हो रहा है जिसकी वजह से उसकी मदर क्या ले रही है, मॉर्फिन ले रही है। अब आपको भी पता है अगर मॉर्फिन लेगी तो बच्चे में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जरूर देखने को मिलेगा। तो अभी इसका एंटीडोट आपको चाहिए, तो मॉर्फिन का मैंने आपको बता रखा है कौन होता है एंटीडोट, तो आपको याद रखना है नेलोक्सोन, ठीक है, नेलोक्सोन। डिगोक्सिन जो है, ठीक है, डिगोक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाए तो आपको पता है, डिगोक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाए तो यहाँ पे भी आपकी एंटीडोट पूछी जा सकती है आपसे, तो आपको याद रखना है डिगोक्सी फैब। डिगोक्सी फैब जो है वो डिगोक्सिन का एंटीडोट होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्लियर। और यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन किया जाता है, तो आपको याद रखना है पोटाशियम। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलेक्शन ऑफ पस इन प्लूरल कैविटी, यानी पस जो है उसका कलेक्शन हो जाए प्लूरल कैविटी में, उसको हम क्या कहेंगे, तो आपको पता है उसको हम कहते हैं एम्पाइमा। राइट आंसर यहाँ पे आपका बी रहेगा। ब्रोंकाइटिस का मतलब हो गया इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एम्फाइजमा का मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ एल्वुलाई, एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ एल्वुलाई, ठीक है, एल्वुलाई, ठीक है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पिंक पफर अगर आपको पेशेंट में देखने को मिल रहा है तो वो किस केस का है, एम्फाइजमा का। दूसरा, बैरल चेस्ट आपको देखने को मिलती है क्योंकि हाइपर वेंटिलेट देखने को मिलेगा आपको, ये व्यक्ति कैसा देखने को मिलेगा, हाइपर वेंटिलेट, बहुत ज़्यादा जल्दी सांसें लेता हुआ दिखाई देगा तरह से, इसीलिए पिंक पफर्स उसको दिखाई देता है, ठीक है। और बोंकेटेसिस का मतलब क्या होता है, जो एयरवे होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं जिसकी वजह से, इसमें आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक तो एयरवे जो है वो डैमेज हो जाएंगे, ठीक है, एक बात ये आपको याद रखना है। और इंक्रीज प्रोडक्शन होता है म्यूकस का, इंक्रीज प्रोडक्शन होता है ऑफ म्यूकस का, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, तो राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का 72 का क्या रहने वाला है, एम्पाइमा, बी इज द राइट आंसर रहेगा, पश कलेक्शन इन द प्लूरल कैविटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश का है, सिक्योरिटी ब्लैंक स्पेस एट द रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या राइट आंसर आएगा, द सिक्योरिटी वाज फाइटेंड एट द रेलवे स्टेशन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरपंच ગામમાંથી કેટલા દિવસ સુધી સતત ગેરહાજર હોય તો તેની સત્તા ઉપસરપંચે વાપરવી અને તેની ફરજ બજાવવી જોઈએ। तो आपको पता है जिस गांव में सरपंच अगर नहीं है, इतने दिन के बाद में अगर वो नहीं है तो उसकी गैर सत्ता, जो गैर हाजिरी में वो जो सरपंच उप सरपंच है वो सत्ता चला सकता है। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर रहेगा 15 डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी मस्ट कम इन, फिर से इंग्लिश का क्वेश्चन है, वी मस्ट कम टू ए ब्लैंक स्पेस नाउ एज वी आर रनिंग ब्लैंक स्पेस ऑफ द टाइम, ठीक है। तो वी मस्ट कम टू ए है नाउ एज वी रनिंग, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो रहेगा रहेगा वी मस्ट कम टू ए कंक्लूजन, कंक्लूजन नाउ एज वी आर रनिंग ऑफ शॉर्ट टाइम। राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा आपका डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेल्विक डायमीटर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे, फीटल स्केल से, सॉरी फीटल स्केल से आपसे क्वेश्चन आया है, और फीटल स्केल्स के आपके डायमीटर यहाँ से पूछे गए हैं। तो सब मेंटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर आपसे पूछा गया है। देखिए, सब मेंटो ब्रैग्मेटिक जो है ये एक तो फेस प्रेजेंटेशन में होता है, पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, फेस प्रेजेंटेशन है तो आपको सब मेंटो ब्रैग्मेटिक देखने को मिलेगा, और इसकी जो साइज होती है वो होती है 9.5 सेंटीमीटर। द राइट आंसर आपका सी रहेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर फर्स्ट ऑप्शन जो है 11.5, ये आपको याद रखना है सब मेंटो वर्टेक्स है, सब मेंटो सबमेंटो वर्टेक्स, ये आपको याद रखना है सबमेंटो वर्टेक्स, और ये भी आपका फेस का ही प्रेजेंटेशन रहेगा। मेंटो लिखा हुआ है ना, तो आपको याद रखना है मेंटो किसके लिए आता है, फेस के लिए आता है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं आपके 10 सेंटीमीटर की, तो 10 सेंटीमीटर जो आपका ऑप्शन है डी वाला, ठीक है। तो डी में आपको याद रखना है 10 सेंटीमीटर जो आएगा वो आपका आएगा सब ऑक्सीपिटो
सब ऑक्सीपिटो ऑक्सीपिटो सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल आपका है यहाँ पे आंसर रहेगा। 10 सेंटीमीटर जो डायमीटर होता है वो होता है सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल का, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और सब ऑक्सीपिटो, तो ऑक्सीपिटो किसके लिए आती है, वर्टेक्स के लिए आती है, ये बात आपको याद रखनी है। और इस कंडीशन में अगर प्रेजेंटेशन है तो जो बच्चा है वो पार्शियली फ्लैक्स होगा, ये आपको याद रखना है, पार्शियली फ्लैक्स होगा, याद रखना है, ठीक है। सेकंड बात मैं आपकी करूं तो आपको याद रखना है, लार्जेस्ट आपसे पूछा जा सकता है, लार्जेस्ट डायमीटर कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है मेंटो वर्टिकल, मेंटो वर्टिकल याद रखना है। लार्जेस्ट जो डायमीटर होता है फीटल स्कल का वो कौन सा होता है, मेंटो वर्टिकल, ठीक है। कितना होता है, 14 सेंटीमीटर, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड एक चीज और मैं बता देता हूँ, आपसे पूछ सकते हैं विजिबल डायमीटर कौन सा होता है नॉर्मल लेबर में, विजिबल डायमीटर कौन सा होता है ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर में, ठीक है। नॉर्मल लेबर में अगर विजिबल डायमीटर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको याद रखना है बाई पैराइटल डायमीटर, जो कि एक प्रकार का ट्रांसवर्स डायमीटर होता है, बाई पैराइटल डायमीटर, ठीक है, ये आपको याद रखना है, जिसको अपन क्या बोलते हैं BPD। और ये कितना होता है 9.5 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात काफी बार पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है। ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर से क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऑक्यूपेशनल डिजीज कॉज बाय कोल डस्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कोल डस्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो एस्बेस्टोसिस तो किसकी वजह से होता है, तो एस्बेस्टोस की वजह से होता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। पैगोसिस जो है वो शुगर केन के वजह से होता है, शुगर केन डस्ट यानी गन्ने के डस्ट से। सिलिकोसिस किसकी वजह से होता है, सिलिका यानी मिट्टी से, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। एंथेक्रोसिस यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। समझ में आ रहे हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेपर इसी तरह से सोल्व होंगे तो ही आप अच्छे से कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, ये भी शायद ग्राम पंचायतना सरपंच सामे अविश्वासનો પ્રસ્તાવ કુલ ભરેલી જગ્યા કેટલા સભ્યો સમર્થનથી પસાર થઈ શકે છે, तो आई थिंक मेरे हिसाब से ग्राम पंचायत सरपंच के सामने विश्वास प्रस्ताव में कितने सदस्य ये होता है, मेरे हिसाब से शायद 2/3 सभ्य जरूरी होना चाहिए, ये इसका राइट आंसर है, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यमराज અને નચિકેતાઓનો સંવાદ કયા ઉપનિષદમાં છે, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये शायद मेरे हिसाब से यमराज અને नचिकेताનો संवाद जो आपसे क्वेश्चन पूछा है ये शायद आई थिंक कठोपनिषद है, तो ये यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। एम्पैथी मीन्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एम्पैथी मीन्स आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो एम्पैथी मीन्स का मतलब क्या होता है, देखिए वो ही आपको बताना है, बाकी अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो उसको तो एन एबिलिटी टू इमेजिन द फीलिंग्स एसोसिएटेड विद एक्सपीरियंस, बहुत अच्छी बात है, एक ऐसी एबिलिटी जो इमेजिन की जाती है फीलिंग्स को लेके, वो भी किससे, एक्सपीरियंस के साथ, जो आपको फीलिंग्स हुई है उनको आप इमेजिन कर रहे हो। नेक्स्ट है ऑल थ्री मेंशन है, ये तीनों देख लेते हैं। एन एबिलिटी टू फील विद द पेशेंट बराबर है, एन एबिलिटी टू पुट वन सेल्फ इन पेशेंट सिचुएशन, ये भी ठीक है। देखिए तीनों ही कंडीशंस बिल्कुल राइट मानी जाएंगी एम्पैथी के लिए, या तो आप पेशेंट्स की जगह पेशेंट की सिचुएशंस को खुद को रखे देखे फील करें, ऐसी आपके अंदर फील होनी चाहिए कि आप पेशेंट की जो कंडीशंस है उसको आप एबल एबल हैं आप उसको फील करने के लिए, और जो जो एक्सपीरियंस हुआ उससे रिलेटेड जो फीलिंग्स होती हैं वो आप इमेजिन कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे एम्पैथी का आपका रहेगा डी, तीनों ही आपकी यहाँ पे आंसर सही है। दयाराम पदो साहित्यना कया नाम ओळखाय छे, बराबर, तो ये क्वेश्चंस मेरे हिसाब से शायद आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा दयाराम नाम पदो साहित्य में क्या ओळखाय छे, तो गरबी यहाँ पे शायद राइट आंसर रहेगा आपका ए। गुजरात ना प्रथम भौतिक विज्ञान कौन था, डॉक्टर विक्रम साराभाई, ये भी आपका राइट आंसर है। नीचेमांथी कયું अविकारी विशेषण छे, अविकारी विशेषण बहु सारू सारू, राइट आंसर शायद आपका ए रहेगा इसमें, अविकारी विशेषण का राइट आंसर बहु रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आया आपका सब्जेक्ट से, हाउ मच साल्ट यानी कितना साल्ट मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर, क्वेश्चन देखिए यहाँ है 1000 ml यानी 1 लीटर जो वाटर है उसमें कितना साल्ट आप ऐड करेंगे
जिससे आप नॉर्मल सलाइन का ये सॉल्यूशन बना सकते हैं। अब ये सॉल्यूशन कौन सा है, तो आपको याद रखना है आइसोटोनिक है। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के कौन से एग्जांपल होते हैं, तो आपको पूछ सकते हैं आरएल है 0.9%, एनएस है D5W% यानी डेक्सट्रोज 5%, ये भी आइसोटोनिक है, ये भी आइसोटोनिक है, ये भी आइसोटोनिक। इसका आप हाफ कर देंगे 0.45%, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक का एग्जाम्पल हो जाएगा, याद रखना है हाइपोटोनिक का एग्जाम्पल। ठीक है, और अब यहाँ पे आपको कितना ऐड करना है 1000 ml में, तो आपको याद रखना है 9 ग्राम आप सोडियम जो है वो ऐड करेंगे 1 लीटर पानी में। तो याद रखना है फिर जो सॉल्यूशन बनेगा आपका वो बन जाएगा 0.9%। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डोंट टेल ब्लैंक स्पेस व्हाट आई, थोड़ा जूम और कर लेता हूँ मैं। डोंट टेल व्हाट आई टू यू। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश पूछा गया है इन्होंने, तो डोंट टेल व्हाट आई सेड टू यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डोंट टेल एनीबडी व्हाट आई हैव सेड, यानी क्वेश्चन आपका इस पे मैच हो रहा है। पास्ट टेंस है, टेल का सेड हो गया, बिल्कुल सही है। आपका राइट आंसर यहाँ पे ए ही रहेगा। नीचे पैकी कया आंतरराष्ट्रीय रमतूनो उद्भव स्थान भारत छे। ठीक है, तो इसका शायद राइट आंसर स्नूकर एंड बैडमिंटन यानी सी आपका राइट आंसर रहेगा 86 का, जिसका उद्भव स्थान भारत ऐसा कुछ है, मेरे हिसाब से शायद यही रहेगा। एक ये क्वेश्चन नहीं सोल्व कर सकता, ये शायद एज कैलकुलेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा है। महात्मा गांधी जी ये बारडोली सत्याग्रह की जवाबदारी कोने सौंपी थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नर्स वुड एडवाइस ए पेशेंट टू टेक डायूरेटिक्स। यहाँ देखिए पेशेंट को नर्स जो है वो एडवाइस कर रही है डायूरेटिक्स लेने के लिए, कब, इफ इट इज ऑर्डर वंस डेली एट विच टाइम, यानी अगर कोई नर्स जैसे आप हैं, अगर आप किसी पेशेंट को कह रहे हैं कि आपको डायूरेटिक्स लेनी है, कब लेनी है, वंस से डेली यानी ओडी लेनी है आपको, दिन में एक बार लेनी है, कौन से टाइम में आप बताएंगे, तो बताइए। तो राइट आंसर यहाँ पे हमेशा याद रखना है आपको, डायूरेटिक्स कभी भी नाइट में नहीं देता है। क्यों, डायूरेटिक्स आप देंगे और उसको यूरिन होगा तो उसकी क्या हो जाएगी, स्लिप डिस्टर्बेंस होगा उसको। ठीक है, स्लिप डिस्टर्बेंस होगा, ये आपको याद रखना है। और स्लिप डिस्टर्बेंस होगा तो जाहिर सी बात है उसकी नींद जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए हम कभी भी ये ऑप्शंस में तो नहीं भी देते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, हमेशा आप उसको अर्ली मॉर्निंग देंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, सी। क्लियर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नारकोटिक्स एक्ट का क्वेश्चन आया है। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट जो है वो कब पास हुआ था, क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का जो एक्ट पास हुआ था वो 1985 में हुआ था। और 1982 में क्या हुआ था, तो आपको मैंने बता भी रखा है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से कैलकुलेशन का क्वेश्चन आया है। एक इन्फेंट है जिसका वेट है 5 kg, रिसीव करता है वो 750 एंटीबायोटिक्स, 750 mg यानी मिलीग्राम एंटीबायोटिक्स 24 आवर्स पीरियड, लिक्विड एंटीबायोटिक्स कम इन कॉन्सेंट्रेशन, यानी डॉक्टर ने उसको लिखा है 5 किलो का बेबी है, उसको डॉक्टर ने लिखा है 750 मिलीग्राम आपको क्या लेना है, एंटीबायोटिक लेना है, कितने समय में लेना है, 24 घंटे में लेना है। सवाल ये है कि अब जो एंटीबायोटिक अवेलेबल है वो अवेलेबल है लिक्विड कंसंट्रेशन में, और वो कितनी है 125 mg है 5 ml में। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि एंटीबायोटिक को अगर आप 3 डोज में दें पर डे, 3 टाइम देना है यानी 3 डोज हो गई, तो हाउ मैनी ml वुड द नर्स एडमिनिस्टर टू ईच डोज, यानी एक डोज में कितना ml आप दे पाएंगे। तो देखिए इसका क्वेश्चंस मैंने कल ही आपको सॉल्व करवा दिया था,
ठीक है, कल ही आपको सोल्व करवा दिया था। ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो आपको याद रखना है, एक ही फॉर्मूला होता है डी, यानी डिजायर। डिजायर का मतलब होता है जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है या ऑर्डर दिया है, और सेकंड होता है इसको डिवाइड करना होता है आपको अवेलेबल, आपके पास अवेलेबल कितनी है, और दुगना करना है क्वांटिटी से। गुना मल्टीप्लाई किससे करना है, क्वांटिटी से। तो देखिए डिजायर कितनी है, 750 mg है, दोनों यूनिट भी सेम आपको करनी होती है। अवेलेबल आपके पास 125 mg है, क्वांटिटी में आपके पास 5 ml है। ठीक है, तो यहाँ से ये कट गए, यहाँ से आप करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 30। यहाँ से कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कितने हो जाएंगे, 30। अब 30 ml को आपको डिवाइड किससे करना है, 3 डोज देना है, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 10 ml। तो आप अगर 24 आवर्स में आपको टोटल पूछे तो आपका आंसर ये है, और अभी इन्होंने पूछा है 3 डोज में आपको देना है, तो राइट आंसर आपका कितना रहेगा, बी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, सोरठ प्रदेश નું મહામૂલું લોકપર્વ કાર્તિકે પૂર્ણિમાનો લોક મેળો કયા યોજ્ય છે, तो आपको याद है सोरठ प्रदेश है, सोमनाथ यहाँ का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिर से स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है। बॉडी लाइन टेक्निक कई रमत साथे जोड़ाયેલ છે, बराबर। बॉडी लाइन तो आपको याद है बॉडी लाइन किसके लिए यूज होती है, तो बॉडी लाइन हमेशा क्रिकेट में यूज होती है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या रहेगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज यहाँ पे, क्योंकि ये आया है टॉर्ट से। ठीक है, जो नर्सिंग्स के इथिक्स होते हैं, जो टॉर्ट होते हैं, वो रेगुलेटरीज आपको पता होनी चाहिए, वो क्या क्या कंक्लूजन्स हैं वो आज आपके इस क्वेश्चन से बहुत क्लियर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक साइकेट्रिक पेशेंट है जो कंटिन्यू डिसरप्ट कर रहा है यूनिट को, जिस यूनिट में वो है, मिलियो बाई पेसिंग अप एंड डाउन द हॉल। कोई ड्रामा कर रहा है, कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है जिसकी वजह से वो यूनिट को डिस्टर्ब कर रहा है, तो नर्स ने क्या किया, रेस्पॉन्ड में प्लेसिंग कर दिया पेशेंट को साइक्लूजन रूम में, यानी बंद कर दिया है उसको जेल में। एज ए रिजल्ट ऑफ हर एक्शन, अब नर्स ने जो ये एक्शन लिया है उस पेशेंट के ऊपर, तो नर्स में बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर विच फॉलोइंग लीगल इम्प्लीकेशन, यानी नर्स ने जो ये काम किया है पेशेंट के को साइक्लूजन रूम में जो बंद किया है, इस टाइप का जो एक्शन ये नर्स ने किया है, ये कौन से टाइप का लीगल इम्प्लीकेशन है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पूछा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत दिमाग लगाने लगे। तो देखिए सबसे पहले इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, तो ये तो नहीं होता है, क्योंकि इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी का मतलब ये होता है वैलिडेशन ऑफ कॉन्फिडेंस। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी का मतलब क्या होता है, वैलिडेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, बराबर। ये आपको याद रखना है, यानी आप किसी भी पेशेंट्स की हिस्ट्री या उससे रिलेटेड जो डाटा है वो आप ब्रेक नहीं करेंगे, किसी को शेयर नहीं करेंगे। अगर आप वो करते हैं तो आप इसमें जाते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका यहाँ ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ तो बंद किया है जेल में, तो ऐसा कुछ किया नहीं आपने, हिस्ट्री विस्ट्री तो कुछ करी नहीं। डिफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, ये भी बहुत अच्छा है। डिफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर में आपको याद रखना है समवन हर्टिंग समवन रेपुटेशन, किसी भी व्यक्ति की आप रेपुटेशन को या फिर उसके कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, किस तरह से, बाय मेकिंग बाय मेकिंग फ्रॉडुलेंट बाय मेकिंग फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट। झूठे आप किसी के बारे में अफवाह फैला रहे हैं, कोई बातें कर रहे हैं जिसकी वजह से उस व्यक्ति की रेपुटेशन और कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं या हर्ट हो रहे हैं। अगर आप ऐसा किसी पेशेंट के लिए अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हो गया डिफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर के साइन में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका बैटरी। तो देखिए बैटरी पढ़ने से पहले आपको एक चीज और पढ़नी पड़ेगी, जो है असोल्ट। जो क्या है, असोल्ट। ठीक है, असोल्ट में तो क्या होता है, जानबूझकर आप किसी पेशेंट को फिजिकली हार्म कर रहे हैं या थ्रेट कर रहे हैं, समझना। असोल्ट क्या होता है, थ्रेटनिंग थ्रेटनिंग ऑफ समवन विथ थ्रेटनिंग ऑफ समवन विथ फिजिकल हार्म। ठीक है,
फिजिकली हार्म कर रहे हैं आप, थ्रेटनिंग कर रहे हैं समवन यानी किसी भी व्यक्ति को जानबूझ के। यहाँ बैटरी का मतलब क्या होता है? बैटरी का मतलब क्या होता है? विदाउट कंसेंट, आपने किसी का कंसेंट नहीं लिया है, विदाउट कंसेंट, विदाउट कंसेंट टचिंग द बॉडी एंड एंड बॉडी एंड कॉज फिजिकल हार्म। अगर आपने किसी भी पेशेंट की कंसेंट नहीं लिया है और उसकी बॉडी को छुआ है, विदाउट कंसेंट अगर आपने बॉडी को छुआ है और आप उसको फिजिकल हार्म कर रहे हैं या थ्रेट कर रहे हैं, तो आप आते हैं बैटरी में, जो कि एक प्रकार का इंटेंशनल टोर्ट है। और असोल्ट जो है ये भी इंटेंशनल टोर्ट है, यानी जानबूझ के आप ये चीज़ें कर रहे हैं, तो आप इन कैटेगरीज में जाते हैं। सवाल आपका बच रहा है कि यहाँ पे केस जो है, पेशेंट जो है उसको आपने बिना किसी, मतलब लीगल पॉसिबिलिटी होती है साइकेट्रिक में, ये आपको पता ही है, वो फॉलो करनी होती है साइकेट्रिक नर्स को। ऐसा नहीं है कि ये मतलब इस तरह से रिएक्शन कर रहा था तो आपने उसको साइक्लूजन रूम में बंद कर दिया है। तो आपको याद रखना है आप किस कैटेगरी में आएंगे अगर ऐसा करते हैं, तो फॉल्स इम्प्लीमेंट में आएंगे, फॉल्स इम्प्रीजमेंट में आएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है इंटेंशनल, अगर आपने जानबूझ के इंटेंशनल एक्ट टू restrict, intentional act to restrict to patient movements unlawfully, अनलॉ यानी आपने कानून नहीं, गैर कानूनी तरीके से अगर किसी भी पेशेंट्स की जो मूवमेंट है उनको आपने रेस्ट्रिक्ट किया है, वो भी जानकर, इंटेंशनली जानकर आपने इस पेशेंट को जो मूवमेंट ये कर रहा था उसकी जानबूझकर आपने उसको रेस्ट्रिक्ट किया है और साइक्लोजन रूम में बंद कर दिया है, दैट्स मीन ये आएगा आपका फॉल्स इम्प्रीजमेंट में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कुछ एक आपको मैं बता देता हूँ जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे फर्स्ट आपसे पूछा जा सकता है ऑटोनोमी, ठीक है। ऑटोनोमी का मतलब क्या होता है? तो आपको याद रखना, ऑटोनोमी का मतलब होता है सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी हमें हमारे बारे में पता होना चाहिए, जिसको बोलते हैं अपन सेल्फ डिटर्मिनेशन, और इसको बोलते हैं अपन ऑटोनोमी। ये भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। फिर पूछा जाता है बेनिफिशियंस। बेनिफिशियंस का मतलब क्या होता है? तो बेनिफिशियंस का मतलब होता है डू गुड, यानी आपका हमेशा इंटेंस ऐसा होना चाहिए कि आप हमेशा अच्छा करें। सेकंड आपको याद रखना है नॉल मालफिशियंस। नॉल मालफिशियंस का मतलब क्या होता है? डू नो हार्म, यानी आपका जो एक्शन है, जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं वो पेशेंट के लिए हार्मफुल नहीं होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर होता है जस्टिस। जस्टिस का मतलब हो गया फेयरनेस, यानी आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं वहाँ पे जस्टिस होना जरूरी है, ऐसा है, इक्वलिटी होना जरूरी है, चाहे वो गरीब पेशेंट हो चाहे अमीर हो, ट्रीटमेंट आपको सभी को इक्वल तरीके से देना है, ये आपको याद रखना है। तो ये क्या है? जस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब है आपको हमेशा ट्रुथ बोलना है, या आपको याद रखना है टेल द ट्रुथ, यानी सच बोलना होता है, झूठ नहीं बोलता है। सेकंड आपको याद रखना है फिडिलिटी। सेकंड क्या होता है? फिडिलिटी, यानी की प्रॉमिस, अगर आपने किसी को प्रॉमिस किया है किसी भी चीज़ को लेके तो वो प्रॉमिस आपको निभाना है। की प्रॉमिस ऐसा नहीं है ब्रेक हो जाए प्रॉमिस, ठीक है, वो इनफिडिलिटी में चला जाएगा। तो इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन पे, ठीक है। वो लगभग लगभग सारे आपके इथिक्स जो हैं नर्सिस के, वो सारे इथिक्स यहाँ पे आपके क्लियर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जैसे ही पेशेंट ने एक्टिविटी करी तो आपने उसे सेक्लूजन रूम में बंद कर दिया है, इसका मतलब है कि आपने पेशेंट की रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट करी है, वो भी अनलॉफुली, गैर कानूनी, तो आप फॉल्स इम्प्रीजमेंट के लॉ में, लीगल एक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया कॉलोनी खाते कया जिला में आवेल है? तो आपको पता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो नर्मदा में है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या रहेगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्गोफोबिया, मैंने आपको पहले ही बोला था गुजरात के एग्जाम्स में ज़्यादातर साइकेट्रिक में फोबिया बहुत अच्छे से पूछे गए हैं। तो एल्गोफोबिया किसको कहते हैं? तो आपको याद होना चाहिए, एल्गोफोबिया हम कहते हैं फियर ऑफ पेन को,
दर्द से डर लगना क्या कहलाता है? एल्गोफोबिया। हाइट से अगर आपको डर लग रहा है तो होता है एक्रोफोबिया। अगर आपको क्लोज स्पेस से डर लगता है तो ये है क्लस्ट्रोफोबिया, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। एंड लास्ट आपका पूछा है ओपन स्पेस, तो याद रखना है आपको अगोराफोबिया। नेक्स्ट कौन सा है? अगोराफोबिया। अगोराफोबिया पे एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है, मोस्ट कॉमन फोबिया इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। ज़्यादातर क्लिनिकल प्रैक्टिस में कौन सा फोबिया देखने को मिलता है? तो आपको याद रखना है अगोराफोबिया जो है वो मोस्ट कॉमन है, ज़्यादातर केसेस में यही देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑलवेज इन माइंड, ऑलवेज ब्लैंक स्पेस इन माइंड इज यूनिवर्सल ट्रूथ दैट टाइम इज प्रीशियस। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है always bear in mind the universal truth that time is precious। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका रहेगा एक, भरूच અને અંકલેશ્વરને જોડતા પુલનું વર્ષ 2021 लोकार्पण કરવામાં આવ્યું। ठीक है, तो कौन सा पुल था वो, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है, तो नर्मदा मैया। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या है? डी। नेक्स्ट है कुमार हेयर बाय नेक्स्ट ब्लैंक स्पेस दिया है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है कुमार विल बी हेयर बाय नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका रहेगा डी। क्लियर। नेक्स्ट है युवा देव उपमान उपनाम कोनु छे, ये है शायद आपका युवा देव उपनाम कोनु छे पटेल फूल नंद शंकर दवे। डी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, डी यहाँ पे आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जो क्वेश्चंस मुझे आते हैं, जो क्वेश्चंस में मैं श्योर हूँ वही क्वेश्चंस मैं आपके यहाँ क्लियर कराऊंगा। जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आएगा मैं आपके सामने ही क्लियरली उसको मना कर दूंगा। ठीक है, ग्रेड 1 देखिए, रिसस सार्डोनिकस इज सीन इन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिसस सार्डोनिकस आपसे पूछा है, आप किस में देखेंगे, तो आपको पता होना चाहिए रिसस सार्डोनिकस जो है ये किस में देखा जाता है, तो आपको याद रखना है टिटनस में, या आपको याद रखना है टिटनस में। और टिटनस में एक चीज और देखी जाती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, लॉक जॉ। याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पोलियोमाइलिटिस में आपको फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक्सट्रीमिटीज जो है वो वीक देखने को मिलती हैं। ठीक है, मीजल्स में आपको पता ही है कॉप्लिक स्पॉट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और स्मॉल पॉक्स में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, रेसेस। सबसे पहले फर्स्ट रेसेस स्मॉल पॉक्स में कहाँ देखने को मिलते हैं, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है, अभी भी पूछा जाता है। फर्स्ट रेसेस सीन इन स्मॉल पॉक्स, आपको याद रखना है। स्मॉल पॉक्स में सबसे पहले जो रेसेस देखे जाते हैं वो आपको याद रखना है फेस पे देखे जाते हैं, आर्म पे देखे जाते हैं। याद रखना है फेस आर्म्स पे देखे जाएंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, શુદ્ધ પાણીનું ઠારણ બિંદુ તાપમાન કેટલું છે? 32 डिग्री फॉरेनहाइट, ये आपको याद रखना है। आंसर है बी। रिसस सार्डोनिकस बता दिया है मैंने आपको, टिटनेस में होता है। और ये जो आपका 102 क्वेश्चन है, शुद्ध पानी ઠારણ बिंदु तापमान કેટલું છે, तो 32 डिग्री फॉरेनहाइट आपका यहाँ राइट आंसर रहेगा। ડાંગ દરબારનો સાંસ્કૃતિક મેળો જિલ્લામાં કયા સ્થળે યોજ્ય છે? तो यहाँ आपका राइट आंसर शायद मेरे हिसाब से रहेगा आहवा। डांग दरबार, बिल्कुल आहवा यहाँ पे आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, दे ब्लैंक स्पेस गो आउट ब्लैंक स्पेस, तो यहाँ पे आपका 104 में जो आंसर आपका रहेगा वो रहेगा दे ऑलवेज गो आउट ऑन संडे। ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ पे रहेगा ए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिसकॉन्सेप्शन आपसे पूछा है, भ्रांतियां जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मिसकॉन्सेप्शन अबाउट मेंटल इलनेस, यानी जो मेंटल इलनेस यानी मेंटल जो बीमारियां हैं उनके लिए इतिहास में हिस्टोरिकल जो मिसकॉन्सेप्शन रहे हैं वो कौन कौन से हैं, जिनमें से आपको एक्सेप्ट का आंसर निकालना है। तो देखिए, मेंटल इलनेस इज कोज बाय सुपर नेचुरल पावर, बिल्कुल ऐसा माना जाता था।
मेंटली इल पेशेंट्स आर डेंजरस, ये भी माना जाता है। मैरिज कैन क्योर मेंटल इलनेस, ये भी माना जाता था। नोट अटेम्प्ट होगा ही नहीं। मेंटल इलनेस इज क्योरेबल, ये बिल्कुल सही है, ये भ्रांति नहीं है, ये एक्चुअल है। तो एक्सेप्ट यहाँ पे आपका आंसर रहेगा सी, ये एक प्रकार की मिसकॉन्सेप्शन नहीं है, बाकी ये सारे मिसकॉन्सेप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये वाला क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ये वाला क्वेश्चन पाएगा। द प्रेयर सेशन विल, ठीक है, द प्रेयर सेशन इज फॉलोड बाय योगा सेशन एवरी मॉर्निंग। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका रहेगा इज फॉलोड बाय एवरी मॉर्निंग। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा आपका डी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द करेक्ट ऑर्डर, फिर से जूम कर लेता हूँ, कोई बात। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फिजिकल असेसमेंट ऑफ एब्डोमेन। देखिए ये क्वेश्चन इतना पॉपुलर है, ये कहीं ना कहीं जरूर एग्जाम में देखी जाता है। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर फॉर, और मैंने आपको कहा भी है कि नर्सिंग्स के एग्जाम में गिने चुने क्वेश्चन हैं। ठीक है, वही घूम फिर के किसी भी तरह एडजस्ट करके आ ही जाते हैं। कोई ना कोई एग्जाम वाले जरूर आपसे पूछ ही लेता है, नए नहीं बने हैं। ठीक है, जितने क्वेश्चंस पहले थे वही सब कुछ है, नया कुछ भी नहीं ऐड हुआ है। बॉडी में कुछ चीज़ नहीं ऐड होती है या नहीं होती है ना, जो ही चीज़ है वही चीज़, बस घुमाएंगे। यहाँ क्वेश्चन पूछा है आपसे फिजिकल असेसमेंट की सीक्वेंस पूछी है, करेक्ट ऑर्डर पूछा है, कहाँ के लिए, एब्डोमेन के लिए। तो मैंने आपको बताया था, आपको याद रखना है। जब भी अपन फिजिकल असेसमेंट करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो बॉडी के लिए जो सीक्वेंस होती है, होल बॉडी के लिए, होल बॉडी के लिए जो सीक्वेंस होती है वो अलग होती है। ओनली एब्डोमेन के लिए जो है वो अलग होती है। ठीक है, बाकी सब जगह एक होती है, तो आपको याद रखना है। देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। तो याद रखना है आपको, इंस्पेक्शन तो यहाँ भी करेंगे आप, सबसे पहली स्टेप तो एब्डोमेन में भी इंस्पेक्शन ही होती है और यहाँ भी इंस्पेक्शन ही होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके लिए ट्रिक मैं बता देता हूँ। जब भी आपको एब्डोमेन का असेसमेंट करना है तो आपको याद रखना है आई एम पर पल। ठीक है, ये ट्रिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, इससे आप क्लियर हो सकते हैं। तो आई एम पर्पल देख लीजिए आप कहाँ पे है, कहाँ है, देखिए आई एम पर पल। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, सी इज द राइट आंसर है। ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए बॉडी के लिए, तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, बी रहेगा। क्यों, देखिए आई आपको लेना है बॉडी के लिए, फिर आपको पीछे से आना है, कहाँ से आना है, इस तरफ से आना है। बॉडी के लिए आपको इस तरफ से आना है, तो पहले क्या उठाएंगे आप, पाल्पेशन, फिर परकशन, फिर अस्कल्टेशन। तो देख लीजिए, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और अस्कल्टेशन। क्लियर, और यहाँ आई एम पर्पल देखेंगे तो इंस्पेक्शन, एम से M4 क्या हो गया, अस्कल्टेशन, पर से मतलब परकशन, पाल से मतलब पाल्पेशन। क्लियर, तो ठीक है, आपके सटीक रहेगी। नेक्स्ट आ गए हैं व्यंजन। तो भैया ये तो खाने की बात है, ये व्यंजन हमें भी नहीं पता है। ठीक है, अनिशा संस्कृत एवरी ब्लैंक्स आया है आपके यहाँ, तो अनिशा जो है इसका आपका राइट आंसर रहेगा, अनिशा स्पीक्स संस्कृत वेरी वेल, यानी राइट आंसर आपका रहेगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईएसआईसी एक्ट जो है वो कब पास हुआ था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ईएसआईसी जो एक्ट है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, बराबर इसका पूरा नाम है, 1948। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला है डी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नर्स असाइन टू ऑल ऑफ फॉलोइंग पेशेंट, राइट का क्वेश्चन है। नर्स को असाइन हुए हैं नीचे दिए गए पेशेंट्स। ठीक है, अब इनमें से वो पेशेंट्स आपको असेस करना है जो फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी पे रहे, अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन फंसे आपके दिमाग में ABC याद आना चाहिए, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले, द पेशेंट हु हैज टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी बुखार का पेशेंट है। पेशेंट हैज, पेशेंट हु इज शेड्यूल, ओके शेड्यूल किया गया है सर्जरी के लिए, विथ इन 1 आवर में वो जाने वाला है। ठीक है, पेशेंट इज रिक्वेस्टिंग मेडिकेशन फॉर चेस्ट पेन, यहाँ थोड़ा सस्पेंशन लग रहा है। पेशेंट हु हैज इंट्रावीनस मेडिकेशन ड्यू इन 30 मिनट, IV इंजेक्शन देना है 30 मिनट हो गए हैं उसको, तो बताओ प्रायोरिटी में कौन सा जाएगा आपके,
तो ये देखो, इसको बुखार है पहले से भी है, ये शेड्यूल में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको 30 मिनट हुआ है तो 5 मिनट और हो जाएगा। यहाँ देखिए प्रायोरिटी आपकी चेस्ट पेन है, अगर इसको आपने नहीं दिया तो इसको बहुत कुछ हो सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, सी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इकोमाइसिस आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इकोमाइसिस इन पेरी अम्बलाइकल एरिया। अभी मैंने कल ही आपको पैंक्रियाटाइटिस के साइन पढ़ाए थे, वही क्वेश्चन यहाँ पे आपके आ गया है। इकोमाइसिस, या मैं बोल लूँ ब्रूइस, कल मैंने वर्ड यूज किया था ब्रूइस, तो ब्रूइस हो या इकोमाइसिस पेरी अम्बलाइकल एरिया, यानी ये इस एरिया के बाहर आजू बाजू में हो तो क्या आंसर रहेगा आपका, कूलन। क्या आंसर रहेगा, कूलन। और अगर फ्लैंक में हो तो ये मैंने पढ़ाए थे आपको, दोनों फ्लैंक में हो तो क्या होगा, ग्रे टर्नर रहेगा। परपुरा किसको बोलते हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स ब्लीडिंग को, स्मॉल ब्लड वेसल्स ब्लीडिंग को अपन क्या बोलते हैं, परपुरा। स्मॉल ब्लड वेसल्स की अगर ब्लीडिंग हुई है जिसकी वजह से क्या बने हैं, क्या बने हैं, पर्पल अगर स्पॉट्स बने हैं, पर्पल अगर स्पॉट्स बने हैं तो उनको बोलते हैं अपन परपुरा, याद रखना है। परपुरा हमेशा लार्ज होता है, परपुरा हमेशा लार्ज होते हैं। एक जो वर्ड होता है वो होता है पैचे, एक वर्ड होता है पैचे, पैचे हमेशा आपको याद रखना है। ये पर्पल स्पॉट्स होते हैं, ये पैचे जो होते हैं ये रेड भी होते हैं और स्मॉल होते हैं कंपेयर टू परपुरा के, ये दोनों में डिफरेंस होता है, याद रखना है। ये देखिए, ये जो है ना रुसुआ, ठीक है, तो रुसुआ नहीं होता है, ये रोवसिंग साइन होता है, रोवसिंग, रोवसिंग साइन मिस्टेक कर दी है रिटर्न में, रोवसिंग साइन, ठीक है। रुसवा से मेरे को एक वर्ड याद आ रहा है, रुसवास्टिन। देखिए, रुसवास्टिन, ठीक है, रुसवास्टिन जो है ना ये ड्रग होती है, ठीक है, और ये किस में काम करता है अपन, डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल में। अगर किसी कैंडिडेट का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल करने के लिए रुसवास्टिन जो है वो ड्रग दी जाती है, ठीक है। रोवसिंग साइन जो है वो किस में पाया जाएगा, अपेंडासाइटिस में, ये आपको याद रखना है, अपेंडासाइटिस में। और ये होता क्या है, तो आपको याद रखना है, अपेंडिक्स किस तरफ होता है, राइट, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जब आप लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को प्रेस करेंगे या पालपेट करते हैं, क्वाड्रेंट को जब आप पालपेट करते हैं तो पेन जो है वो किस तरफ होगा, राइट लोअर क्वाड्रेंट की तरफ, याद रखना है। तो इस कंडीशन, इस सिचुएशंस को हम क्या बोलते हैं, रोवसिंग। एक चीज और देखने को मिलेगी आपको अपेंडिक्स में, वो होती है रीबाउंड टेंडरनेस, रीबाउंड टेंडरनेस, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको आपको याद रखना है, रीबाउंड टेंडरनेस को अपेंडिक्स की कंडीशंस में आपको याद रखना है, प्लम्बर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लम्बर्ग साइन। अगर आपसे पूछे तो बता देना ब्लमबर्ग साइन किससे रिलेटेड है, अपेंडासाइटिस से है, जिसको बोलते हैं रीबाउंड टेंडरनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से इंग्लिश का है, देयर वाज ए फोन कॉल, देयर वाज ए फोन कॉल ब्लैंक स्पेस मी अबाउट ब्लैंक स्पेस, तो देयर वाज ए फोन कॉल इन्फॉर्मिंग मी अबाउट द रॉबरी, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका रहेगा डी। चेस्ट बोर्ड पर कुल कितला खाना आवेल હોય છે, तो 64 होते हैं चेस्ट, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या रहेगा, ठीक, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो देखना ही नहीं है, देखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे आते हैं तो मैं देखूं ही नहीं, गलत हो जाएंगे, ये बात है। ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं होना चाहिए। आप विद्यार्थी हैं, मैं टीचर हूँ, मुझे भी नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि सबसे बड़ा वो है, ठीक है, तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए एग्जाम में, तो खासकर नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जितना आपको आता है बेटर है, आप अच्छे से दें, पढ़ें, लिखें। देखिए वो टाइम है, वो आपका टाइम है, तो आपको पढ़ना ही है, एग्जाम देने गए तो पढ़ना ही है। आराम से पढ़िए, क्या दिक्कत है, जल्दी पढ़ने के जाना कहाँ है आपको। तो फायर ब्रिगेड में तो है नहीं कि भाई बहुत इमरजेंसी फ़ोन आ जाएगा तो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी, फिर से इंग्लिश का क्वेश्चन है, वी ब्लैंक स्पेस फॉर ब्लैंक स्पेस नेक्स्ट वीक, ठीक है। यहाँ पे देखिए वी आया है, तो आपका आंसर रहेगा, वी आया है तो नेक्स्ट वीक यानी फ्यूचर की बात कर रहा है, तो आर गोइंग, ठीक है, ये आपको याद रखना है। वी आर गोइंग फॉर माउंटेनिंग नेक्स्ट वीक, राइट आंसर यहाँ पे रहेगा आपका ए, ठीक। नेक्स्ट देखिए, पर्सन हैबिचुअली एक्सप्रेस एंजाइटी थ्रू फिजिकल सिम्टम्स इज यूजिंग। क्वेश्चन आपसे देखिए क्या है, एक व्यक्ति है जिसको हैबिचुअली क्या है, एंजाइटी होती है, उसकी एंजाइटी जो है, जो टेंशन है उसको, वो किस में निकल रही है, फिजिकल सिम्टम्स में शो हो रही है। देखिए क्वेश्चन कहाँ फंसा है, एंजाइटी किस में कन्वर्ट हो रही है, बॉडी के फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट हो रही है, तो इस टाइप के डिसऑर्डर को क्या कहते हैं, कन्वर्जन कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, नॉट कन्वर्जन।
कन्वर्जन डिसऑर्डर उन्हीं को कहते हैं जिसमें स्ट्रेस, एंजाइटी, याद रखना है, जो कन्वर्ट हो जाए किसमें, फिजिकल सिम्टम्स, यानी उसको हेडेक हो जाए। जैसे मैं आपको बताऊं कि एग्जाम देने होते हैं ना तो बच्चों को डायरिया हो जाता है, क्या है समझ में। एग्जाम का जब प्रेशर होता है तो बच्चों को क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता है, तो बहाना नहीं बनाते हैं, डायरिया हो जाता है। तो डायरिया जो हो रहा है ना, तो क्या हो रहा था, उसको एग्जाम का स्ट्रेस हो रहा था जिसकी वजह से अब बॉडी में क्या हो गया, उसके डायरिया हो गया। तो ये एक प्रकार का कन्वर्जन डिसऑर्डर है, ये बात आपको याद है। ठीक, हाइपोकोंड्रिसिस में आपको याद रखना है, देखिए हाइपोकोंड्रिसिस में आपको एक याद रखनी है कि यहाँ पे फिजिकल जो डिजीज है वो नहीं होती है, फिजिकली डिजीज नहीं होती है, लेकिन फिर भी फिजिकल डिजीज नहीं होती है, लेकिन फिर भी जिस भी व्यक्ति को हाइपोकोंड्रिसिस हो रखा है उस व्यक्ति को हमेशा ये लगता है कि मुझे बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो गई है, मुझे बहुत ही सीरियस इलनेस है। ऐसा किसको लगता है, जिसको हाइपोकोंड्रियासिस हुआ है। लेकिन जब आप उसका एविडेंस चेक करते हैं, जब आप लैब रिपोर्ट करते हैं, तो फिजिकली डिजीज उसमें एब्सेंट होती है। ये दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है, और इसमें यहाँ पे आपको याद रखना है डॉक्टर शॉपिंग, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डॉक्टर शॉपिंग जो फिनोमेना है वो किस में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, डॉक्टर शॉपिंग फिनोमेना, ठीक है। डॉक्टर शॉपिंग फिनोमेना जो है वो किससे रिलेटेड है, तो आपका आंसर होना चाहिए हाइपोकोंड्रियासिस, याद रखना है। फिर बात करें प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन में आपको याद रखना है ब्लेमिंग समवन अदर्स, ब्लेमिंग समवन अदर्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान के चलिए कि स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं क्लास में, एग्जाम आ जाती है, कोई स्टूडेंट मान लीजिए फेल हो जाता है, तो वो अगर उस फेलियर का ब्लेम किसको दे, टीचर्स को दे, कि मैं तो बहुत अच्छा पढ़ रहा था लेकिन मेरे टीचर्स ने मुझे पढ़ाया नहीं इसलिए मैं फेल हो गया। इसका मतलब है कि ये क्या यूज कर रहा है, प्रोजेक्शन यूज कर रहा है। याद रखना है, जब आपकी अपनी गलती को लेके आप किसी और को ब्लेम करते हैं तो ये प्रोजेक्शन कैटेगरी में आता है। और रिग्रेशन का मतलब आपको याद रखना है फ्लाइट टू चाइल्डहुड, फ्लाइट टू चाइल्डहुड कहने का मतलब, इसका भी मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। फ्लाइट टू चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है, जो स्ट्रेस होती है ना, उसको आप कोऑपरेट करने के लिए या टॉलरेट करने के लिए कौन सी एक्टिविटी यूज करते हैं, जो आपने बचपने में की है। तो आप क्या होते हैं, जैसे मान के चलिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एक नर्स है जो मेडिसिन फिलअप कर रही है, ठीक है, मेडिसिन फिलअप किया, पेशेंट को देना था 1 नंबर बेड को, और उस नर्स ने गलती से वो पेशेंट, आपने वो जो मेडिसिन है उस नर्स ने वो दे दी है 2 नंबर वाले बेड को, तो गलती हो गई। अब गलती हो गई तो उसको पता भी है कि गलती हो गई, अब उसको ये भी पता है कि नर्स इंचार्ज उसको डांटने वाली है, तो नर्स इंचार्ज के पास वो जैसे ही जाएगी बच्चे की तरह रोने लग जाएगी, बैठ जाएगी कहाँ पे, फ्लोर पे। तो ये एक्टिविटी कौन करता है, बच्चे करते हैं, रोना धोना ऐसा। तो ये जो नर्स जो एक्टिविटी अभी ये कर रही है ना, इसको बोलते हैं रिग्रेशन, ये आपको याद रखना है। और ये क्या है, ये डिफेंस मैकेनिज्म है। ये क्या है, ये डिफेंस मैकेनिज्म है, ये आपको याद रखना है। क्या है ये, डिफेंस मैकेनिज्म। और रिग्रेशन जो है, रिग्रेशन और प्रोजेक्शन जो है, ये दोनों ही नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म होती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कृदंत नो प्रकार जनाओ तेनो वाचवानो निश्चय करियो, ठीक है। तो कृदंत का तो देखिए, कृदंत का आपका आंसर जो है तेने वाचवानो निश्चय करियो, यानी भविष्य की बात कर रहा है ये, तो भविष्य कृदंत यहाँ पे राइट आंसर आपका सी रहेगा। व्हेन असेसिंग ए 34-year-old मल्टी ग्रेविड क्लाइंट, ओके, 34 गेस्टेशन है, एक्सपीरियंसिंग कर रही है वो मॉडरेट वेजाइनल ब्लीडिंग, ओके, विच ऑफ फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली अलर्ट द नर्स दैट प्लेसेंटा प्रीविया इज प्रेजेंट। 34 ईयर्स की लेडी है जो मल्टी ग्रेविड है, और 34 वीक का ही उसका गेस्टेशन हुआ है। यहाँ पे उसको मॉडरेट वेजाइनल ब्लीडिंग क्या हो रही है, हो रही है, ठीक है। अब नर्स वो हॉस्पिटल में आती है, नर्स को अलर्ट हो जाना चाहिए किसके लिए, कि भाई इसको प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। अब इस तरह की असेसमेंट जो नर्स कर रही है, वो इनमें से कौन सा सिम्टम्स है जो आपको प्लेसेंटा प्रीविया में देखने को मिलेगा, तो आपको याद रखना है इंटरमिटेंट पेन विथ स्पॉटिंग जो है पहला ऑप्शन ये देखने को मिलती है एंडोमेट्राइटिस में। अगर एंडोमेट्राइटिस का मतलब एंडोमेट्रियम में अगर इन्फ्लामेशन हुआ है तो। डल लोअर बैक पेन नहीं होता है। पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग इज द राइट आंसर। प्लेसेंटा प्रीविया में आपको याद रखना है पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग ही देखी जाती है। और यूटेराइन जो टिटेनी है ये देखना जाएगा, आपको याद रखना है इसमें कॉन्ट्रैक्शन जो है
यूट्राइन टिटेनी का मतलब हो गया कॉन्ट्रैक्शन जो है वो लार्जर हो जाएंगे आपके 90 सेकंड से भी ज़्यादा, ठीक है। और एक और ऑप्शन आता है जिसको बोलते हैं अपन एब्रेप्शो प्लेसेंटा। एब्रेप्शो प्लेसेंटा, इसमें आपको याद रखना है पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग आपको देखने होगी, पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग, ठीक है। और वहाँ पे पेनलेस देखने को मिलती है। और इसके लिए बेस्ट एडवाइस क्या देते हैं, तो आपको ये भी पूछा जाए तो याद रखना है बेड रेस्ट, ओके। ભારતના પ્રખ્યાત તબલા વાદક કોણ છે? तो भारतना प्रख्यात तबला वादक कौन है भैया? देखिए, लयत खान, सुकुमार शर्मा, जाकिर हुसैन, सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इंग्लिश का है, 122 है। ब्लैंक स्पेस, विल यू ब्लैंक स्पेस इन द होटल? तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा विल यू है। तो विल यू, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग विल यू स्टे इन द होटल, यानी राइट आंसर आपका रहेगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया आपका एंडोक्राइन सिस्टम से, और यहाँ पे आपकी दिक्कत आई है बफेलो हम्प आपको दिया गया है साइन। और यहाँ पूछा गया है आपसे ये कौन से फीचर्स में देखना, कौन सा फीचर्स है जो ये देखने को मिलेगा। तो देखिए, बफेलो हम्प हुआ, मून फेस हुआ, ठीक है, फ्रंकल ओबेसिटी हुई, ठीक है। तो ये जो चीज़ें देखने को मिलेंगी ना आपको, वो एक ही प्रॉब्लम है जो है आपका कुशिंग सिंड्रोम। तो राइट आंसर आपका रहेगा बी, ठीक है। माइक्सिडिमा की मैं बात करूं तो माइक्सिडिमा मैंने आपको बताया था, इसमें आपको पुफिंग आइज देखने को मिलती है, पुफिंग आइज, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पुफिंग आइज आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ मैक्रोग्लेशिया देखने को मिलता है, मैक्रोग्लोसिया, जिसका मतलब है एन लार्ज टंग, यानी इस व्यक्ति की जो जीभ है वो बहुत ही बड़ी देखने को मिलेगी। गाइगेंटिज्म की मैं बात करूं तो ये आपको मैंने बता दिया है। गाइगेंटिज्म का मतलब है ये रिलेटेड प्रॉब्लम है जीएच हार्मोन जो इंक्रीज हो जाते हैं। और गाइगेंटिज्म में आपको याद रखना है जो व्यक्ति है वो, जो भी क्लाइंट है वो एक्सट्रीम टॉल स्टेचर के साथ होगा, यानी लंबाई उसकी बहुत ही ज़्यादा होगी। सेकंड चीज़ आपको याद रखना है लार्ज उसके हैंड होंगे और फिट्स होंगे, लार्ज हैंड होंगे एंड फिट्स होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। लार्ज हैंड होंगे और फिट्स होंगे, ठीक। और क्रेटिनिज्म की मैं बात करूं तो ये है आयोडीन की कमी से। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, ड्राई हेयर देखने को मिलेगा, ठीक है, ड्राई हेयर। इसके अलावा पेरी ऑर्बिटल इडीमा भी देखने को मिल सकता है, बिल्कुल पेरी ऑर्बिटल इडीमा देखने को मिलेगा। पुफिंग फेस देखने को मिल सकता है, पुफिंग फेस देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद है। नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इमरजेंसी का क्वेश्चन है। देखिए क्या है, व्हेन असेसिंग ए पेशेंट, या फिर एक पेशेंट है जिसको आप असेस कर रहे हैं, सॉरी, व्हेन ए पेशेंट हैज एपिसोड एपिस्टाक्सिस, क्या है, नोज ब्लीड हो रहा है इस व्यक्ति को, ठीक है, नोज ब्लीड हो रहा है। और आप, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ फॉलोइंग एक्शन, आप एज ए स्टाफ नर्स हैं तो आप कौन सा एक्शन लेंगे, टेक फर्स्ट, इस व्यक्ति को फर्स्ट एड की जरूरत है, पीएनआई आपसे पूछा गया है एपिस्टाक्सिस के केस में, क्या आंसर रहेगा। तो डिटरमाइन इफ द पेशेंट हैज हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, क्या आप ये पता करेंगे अभी इस समय कि भाई उसको नोज ब्लीड हो रहा है, और आप हिस्ट्री पता करेंगे कि उसको हाइपरटेंशन है या नहीं है? कतई नहीं करते हैं, गलत आंसर है। हैविंग द पेशेंट लीन फॉरवर्ड एंड पिंच द नोज, ओके, अप्लाई आइस टू द बैक ऑफ नेक, गर्दन के पीछे आइस लगाने का क्या रोल है यहाँ पे। कीपिंग द पेशेंट बैकवर्ड एंड एंकरेज swallow, कभी भी नहीं करता है, याद रखना है, swallowing कभी भी नहीं करता है। हैविंग द पेशेंट लीन फॉरवर्ड एंड पिंच द नोज, इस तरह से आपको आगे झुकाना है, जैसे मैं सिट में हूं तो आगे झुकाना है, नोज को पिंच कर लेना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो राइट आंसर एपिस्टाक्सिस में जो फर्स्ट एड अपन देते हैं वो है, क्लाइंट को आपको लीन फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ लिटाना है, आगे की तरफ झुकाना है, और नोज को क्या करना है, पिंच करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे फर्स्ट पीएनआई रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सेड टू सीता आई विल मीट यू टुमारो, दिस सेंटेंस इज ट्रांसफॉर्म एज,
देखिए ये जो सेंटेंस है ना ये रॉन्ग है, अब आपको इसको सही करना है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा मीट टुमारो, यानी ये बात कर रहा है फ्यूचर की, और यहाँ सैड है तो इस तरह से तो ये आएगा नहीं। यहाँ पे राइट आंसर आपका बनेगा राम टोल्ड सीता दैट ही वुड मीट हर नेक्स्ट डे। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा यहाँ पे, ए। ठीक है। तीर्थगाम पावनगाम योजनाમાં તીર્થગામ તરીકે જાહેર થનાર ગ્રામ પંચાયતને કેટલું પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે? तो यहाँ पे आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा 2 लाख। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है रोगम पे। रोगम का क्वेश्चन आया है। रोगम जो है वो इम्यूनोग्लोबिन आपको देना है, जिसको बोलते हैं अपन रोगम इज प्रेस्क्राइब फॉर ए क्लाइंट, यानी व्यक्ति को, लेडी, बिफोर सी इज डिस्चार्ज आफ्टर ए स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। अगर किसी लेडी को स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हुआ है और आपको रोगम उसको देना है, तो वो भी डिस्चार्ज करने से पहले। तो द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट, नर्स जो है वो इंस्ट्रक्ट करती है क्लाइंट को क्या, कि ड्रग इज यूज टू प्रिवेंट विच ऑफ फॉलोइंग। ये ड्रग जो दी जा रही है, भाई किसी भी पेशेंट को आप ड्रग देते हैं तो पहले पेशेंट आपसे पूछ सकता है कि ये ड्रग किस लिए दे रहे हैं आप। और यहाँ तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हुआ इस लेडी को, तो आप जब रोगम देंगे, तो आप रोगम देंगे तो उससे पहले आपको उसका पता होना चाहिए कि रोगम का क्या इफेक्ट होता है, क्यों देते हैं अपन। तो आपको पता है रोगम इसलिए देते हैं ताकि RH पॉजिटिव जो एंटीबॉडी है वो ना डेवलप हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा आपका, बी। ठीक है, क्योंकि RH नेगेटिव में अगर RH पॉजिटिव बेबी जन्म लेता है या RH पॉजिटिव बेबी होता है तो फर्स्ट बेबी को तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन सेकंड बेबी हमेशा अबॉर्ट हो जाता है या डेड होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन से ये बनता है एंटीपार्टम। अगर आपको प्रेगनेंसी से पहले की बात कर रहा हूँ, सॉरी प्रेगनेंसी पहले नहीं, डिलीवरी से पहले एंटीपार्टम जो केस है, एंटीपार्टम क्राइटेरिया में आपको याद रखना है रोगम जो है वो आप 28 से 30 वीक के दौरान दे सकते हैं। और कितना देते हैं ये यूनिट आपसे पूछी जाती है, तो 1500 इंटरनेशनल यूनिट आप दे सकते हो, या फिर आप 300 माइक्रोग्राम दे सकते हैं। ये बात आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, और IV और IM आप दे सकते हैं। बात करें पोस्टपार्टम की, बात करें पोस्टपार्टम की, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप कितना देंगे, तो पोस्टपार्टम में आपको याद रखना है पोस्टपार्टम के केस में आपको याद रखना है कब देना होता है, तो विथ इन 72 आवर्स में देना होता है, ये आपको याद रखना है। और कितना देंगे आप यहाँ पे, तो 300 माइक्रोग्राम देंगे। ठीक है, या फिर आप IV दे सकते हैं, IM, दोनों रूट से आप दे सकते हैं। 300 माइक्रोग्राम रोगम एंटी-D, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन जो होता है, ठीक है, जो RH इनकम्पेटिबिलिटी से बचाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा आपका बी। रोगम अपन इसलिए देते हैं ताकि RH पॉजिटिव एंटीबॉडी का निर्माण ना हो, ठीक है, प्रोडक्शन ना हो। सेकंड क्वेश्चन देखिए, प्रिवेंशन करना है आपको इमरजेंस डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर। देखिए क्वेश्चन यहाँ है, इमरजेंस और डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर से आपको क्या करना है, प्रिवेंशन करना है इन कंट्रीज या पॉपुलेशन ग्रुप्स में इन विच दे हैव नॉट येट अपीयर्ड, इन विच प्रिवेंशन। कहने का मतलब हो गया, यहाँ आपको रिस्क फैक्टर से प्रिवेंशन करना है। ठीक है, रिस्क फैक्टर से प्रिवेंशन करना है जो आगे लीड कर सकते हैं किसी डिजीज को या फिर किसी भी बड़े इश्यूज को। तो आपको यहीं पे अगर प्रिवेंशन आप करते हैं तो जाहिर सी बात है ये चीज़ होगी ही नहीं। तो ये कौन से टाइप का प्रिवेंशन है, क्वेश्चन आपसे यहाँ है, यानी लेवल ऑफ प्रिवेंशन से क्वेश्चन है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन से। तो आपको पता है लेवल ऑफ प्रिवेंशन से क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे रिस्क फैक्टर से पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा प्रिमोडियल प्रिवेंशन। रिस्क फैक्टर से अगर आपको हमेशा याद रखना है, जैसे मैं बताऊँ स्मोकिंग, तो स्मोकिंग क्या है, एक रिस्क फैक्टर है जो लीड क्या करता है, COPD को। जैसे अल्कोहल, अल्कोहल को अगर आप रिस्क फैक्टर मानते हैं तो ये क्या लीड करेगा, तो लीवर सिरोसिस लीड करता है, लीवर सिरोसिस। तो अगर आप अल्कोहल को वहीं पे ये रोक देंगे, अगर आप पब्लिकली ग्रुप में अगर आप कहेंगे कि भाई अल्कोहल पीने से ये होता है, तो अगर इसको नहीं कंज्यूम किया जाएगा तो लीवर सिरोसिस होने के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप का प्रिवेंशन जो है वो है प्रिमोडियल। फिर बात करते हैं प्राइमरी। प्राइमरी में आपको याद रखना है, प्राइमरी में हेल्थ एजुकेशन दी जाती है, और इम्पोर्टेंट पार्ट जो आता है आपका वो आता है वैक्सीन या फिर इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन या फिर इम्यूनाइजेशन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें स्पेसिफिक प्रोटेक्शंस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ही है, आप बीमारी यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं हुई है,
प्रिमोर्डियल और प्राइमरी दोनों में ही डिजीज नहीं होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आप सिर्फ डिजीज होने से पहले प्रिवेंट कर रहे हैं। सेकेंडरी की बात करूँ तो यहाँ डिजीज हो चुकी है, तो आपको डिजीज हो चुकी है तो आपको अर्ली डिटेक्ट करना है एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। डिजीज को आप सबसे पहले एक तो जल्दी ही क्या करें, डिटेक्ट करें, और उसका ट्रीटमेंट आप उसे दे रहे हैं किसी पेशेंट को, तो वो आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यानी डायग्नोसिस जितनी भी हैं वो आपकी सारी इसमें आ जाएंगी, जैसे बीएससी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है, टेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है, या फिर आप मान के चलिए आरबीएस ब्लड शुगर है। तो अगर कोई व्यक्ति जिसको डायबिटीज है और अगर एडवाइस की जा रही है कि वो घर पे अपना आरबीएस चेक करे, तो ये कौन से टाइप का प्रिवेंशन है, तो आपको आंसर देना है सेकेंडरी। ठीक है, टर्सरी में कौन आते हैं? टर्सरी में आपको याद रखना है रिहेबिलिटेशंस वाले व्यक्ति आएंगे, रिहेबिलिटेशंस जिनका चल रहा है, या फिर आपको याद रखना है सर्जरी जिनका चल रहा है, वो कौन से प्रिवेंशन में है टर्सरी में। क्यों? क्योंकि इन लोगों को आपको वापस फिर से नॉर्मल लाइफ में लेके आना होता है, तो ये टाइप का प्रिवेंशन क्या है? टर्सरी प्रिवेंशन है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो रहेगा बी, रिस्क फैक्टर आर रिलेटेड टू प्रीमोडियल प्रिवेंशन। नेक्स्ट देखिए, बर्छी में माँ बेवकत गोल्ड मेडल बेलवार भारतीय पैरा ओलंपियन खिलाड़ी कौन छे? ठीक है, तो इसका आपका आंसर जो है मुरलीकांत पेंटकर, वरुण सिंह, देवेंद्र बाजरिया, वीणा मलिक। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर है शायद देवेंद्र जाजरिया, बराबर। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? सी। एमेट्रोपिया मीन्स क्या होता है? तो एमेट्रोपिया हम किसको बोलते हैं? नॉर्मल विजन को याद रखना है। नियर साइडनेस को क्या बोलते हैं? मायोपिया, यानी व्यक्ति को नियर यानी नजदीक का सही दिखता है लेकिन दूर का धुंधला दिखता है, ये आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं मायोपिया। फायर साइडनेस का मतलब दूर का सही दिख रहा है लेकिन नजदीक का कमजोर दिखा, नजदीक का जो है वो सही नहीं दिखाई दे रहा है, फायर साइडनेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन हायो हाइपर ओपिया, हाइपर ओपिया, बराबर। और एबनॉर्मल विजन को क्या बोलते हैं अपन? ब्लर्ड विजन। ठीक है, ब्लर्ड विजन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव एरर, रिफ्रैक्टिव एरर याद रखना है आप। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव एरर होता है। और देखिए एक क्वेश्चन और आ रहा है, क्रॉस आई। क्रॉस आई अगर आपको पूछ लेता है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर क्रॉस आई देखने को मिले तो ये कंडीशंस क्या कहलाती है? तो ये कंडीशन कहलाती है स्ट्राबिस्मस, स्ट्राबिस्मस या स्ट्रबिस्मस। ठीक है, क्रॉस आई को बोलते हैं। और एक और आता है लेजी आई, एक आता है लेजी आई। लेजी आई कंडीशंस क्या कहलाती है? तो आपको याद रखना है, लेजी आई कहते हैं अपन एम्ब्लायोपिया को। ठीक है, एम्ब्लायोपिया, बराबर। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिकमेंडेड मैक्सिमम नॉइज वैल्यू ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो एक व्यक्ति के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए कितनी नॉइज जो लेवल होती है वो मैक्सिमम मानी गई है? तो 85 डेसिबल, ये आपको याद रखना है। अगर 120 डेसिबल से ज़्यादा अगर वॉइस है तो ये हियरिंग लॉस करवा सकती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, हियरिंग लॉस। ठीक है, और क्विक करवाएगी। अगर 120 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि या फिर नॉइज जो है वो अगर कानों में पड़ती है, ईयर्स में पड़ती है, तो क्विकली हियरिंग लॉस होने के चांसेस हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और मैक्सिमम अपन कितनी रिकमेंड करते हैं? 85 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत सरकार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जीके क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ने पुनः नामांकन करीन नाम आपम आयु। तो आपको पता है जिसका नाम पहले मेजर ध्यान, पहले नाम राजीव गांधी था, अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पे आपका रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपीयरेंस ऑफ हिंड मिल्क। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ हिंड मिल्क, तो हिंड मिल्क कैसा होता है? तो आपको पता है हिंड मिल्क जो है वो न्यूट्रेटिव होता है, तो थिकर रहेगा, ये आपको याद रखना है। और येलोविश कौन सा है? कोलेस्ट्रॉल, जो फर्स्ट मिल्क होता है, ये आपको याद रखना है। कोलेस्ट्रॉल को क्या कहते हैं अपन? फर्स्ट मिल्क होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एज ए काउ मिल्क, कंपेरेटिवली किसके होता है? ये काउ मिल्क होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, और हिंड मिल्क कैसा होता है? थिकर, यानी गाढ़ा होता है, ये बात आपको याद रखनी है। और हिंड मिल्क ही होता है जिससे हंगरी जो है, बेबी की जो हंगर है वो क्या होती है? शांत होती है, ये भी क्वेश्चन। इट इज डिफिकल्टी टू लिसन इफ ब्लैंक स्पेस इज स्पीकिंग एट द ब्लैंक स्पेस टाइम
तो इंग्लिश का क्वेश्चन आया है इट्स डिफिकल्ट टू लिसन इफ ओके स्पीकिंग एट द टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर रखना है इट्स डिफिकल्टी टू लिसन इफ एवरीवन इज स्पीकिंग एट द सेम टाइम, यानी राइट आंसर आपका रहेगा यहाँ पे सी, रवानुकरी शब्द ओळखाओ, बराबर। यहाँ पे जो शब्द आपका लिखा होगा वो होगा रवानुकारी छम, यानी सी। नेक्स्ट देखिए व्हेन राइल्स टू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंसर्ट की जाती है बॉडी में तो कौन सी पोजीशन दी जाती है पेशेंट को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए राइल्स ट्यूब आपसे पूछे या एनजी नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब आपसे पूछे, राइट आंसर आपका रहेगा हाई पोलर पोजीशन दी जाती है। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा ए, याद रखना है। सुपाइन पोजीशन अपन देते हैं वाइटल साइंस मेजर कर सकते हो आप इससे, प्रोवाइड कंफर्ट के लिए देते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और मेल कैथेटराइजेशन के लिए भी सुपाइन पोजीशन बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, याद रखना है। पेंडुलम बग जो हम देते हैं वो देते हैं शॉक कंडीशन में भी देते हैं, ये बात आपको याद रखना है। शॉक अगर हाइपोवोलेमिक शॉक अगर किसी व्यक्ति को है तो टेंडलमन पोजीशन जो अपन हमें दे सकते हैं, और रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए भी दे सकते हैं, रेक्टल एग्जामिनेशन सॉरी रेक्टल सर्जरी और रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए भी दे सकते हैं। साइडलाइन जो पोजीशन है वो अपन ज़्यादातर देते हैं, साइडलाइन जो पोजीशन है वो अपन एस्पायरेशन के लिए, प्रिवेंट एस्पायरेशन याद रखना है। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है प्रिवेंटिव, जैसे लेफ्ट साइड देते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड देते हैं, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। साइड लाइन के साथ अगर आप प्रोन दे रहे हैं तो वो फिर सिम्स हो जाएगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ओबीजी से आया है नेक्स्ट, ब्रिज कंडीशन है, ब्रिज है और एक्सटेंडेड लेग है, ठीक है। तो देखिए ब्रिज के केस में ऐसा है, ब्रिज के साथ अगर एक्सटेंडेड लेग आ रहा है, ठीक है, तो आपको याद रखना है ये जो पोजीशन होती है ये होती है आपकी ब्रिज हो रही है, ब्रिज के साथ बेबी आ रहा है एक्सटेंडेड लेग के साथ, तो लेग आ रहा है इसका मतलब है ये हो गई ब्रिज आपकी फुटलिंग, ठीक है। कंप्लीट में आपको याद रखना है, कंप्लीट जो ब्रिज होती है इसमें आपको याद रखना है हिप्स और जो नी होते हैं, हिप्स एंड जो नी है वो दोनों ही क्या है फ्लैक्स होते हैं, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो पार्ट कौन सा आएगा, बटक आएगा, ठीक है, पार्ट कौन सा आएगा यहाँ पे बटक आएगा, ये बात आपको याद रखना है। फ्रैंक ब्रेस जो होती है इसमें आपको याद रखना है हिप्स जो है वो तो होते हैं फ्लैक्स, हिप्स होते हैं फ्लैक्स और नीज होते हैं एक्सटेंडेड, नी क्या होते हैं एक्सटेंडेड होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और नीलिंग ब्रिज में आपको याद रखना है नी जो है वो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, नी जो है वो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, आउटसाइड आपको नीज देखने को, ठीक है, ये बात आपको याद है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ मेड बाय पेशेंट, एक स्टेटमेंट है जो पेशेंट के द्वारा बनाया गया है, क्या इफ मेड बाय पेशेंट बनाया जाएगा पेशेंट के लिए, बिफोर गोइंग एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक लिखा हुआ है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग वुड इंडिकेट नीड टू फॉलो अप बाय नर्स, यानी एक व्यक्ति है पेशेंट है जिसको एमआरआई में जाना है और एमआरआई जाने से पहले आपके पास में आपके द्वारा फॉलोअप लेना जरूरी होता है एज ए नर्स, कि पेशेंट आपको स्टेटमेंट कह रहा है वो कौन सा स्टेटमेंट है जो जरूरी है एमआरआई में जाने से पहले। तो देखिए एमआरआई जो है वो मैग्नेटिक इस पे काम करती है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन क्या है, आई हैव टू मिसकैरेज इन द पास्ट, कोई दिक्कत नहीं है जा सकता है। आई वियर कॉन्टेक्ट लेंस, कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज ए पेस मेकर इन माई चेस्ट, यहाँ देखिए मेटल है, तो मेटल हुआ, ये आपको याद रखना है, मेटल्स हुआ या कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ इससे रिलेटेड वो हमारी बॉडी में नहीं होना चाहिए जब आप एमआरआई में जा रहे हो, अदरवाइज एमआरआई में मैग्नेटिक फोर्स होता है वो उसको कैप्चर कर लेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, तो जब भी पेसमेकर किसी भी चेस्ट में हो, ठीक है, तो आपको याद रखना है इन कैंडिडेट्सों के लिए सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करना होता है, डायरेक्टली एमआरआई नहीं करवाई जाती, ठीक है। ये माई जेलवेरी विल बी रिमूव है तो सही है, कोई ये वाला केस जो है वो आपको ध्यान रखना है, तो सी यहाँ पे आपको राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑल द प्लेयर ब्लैंक स्पेस हैंड्स ब्लैंक स्पेस एट द एंड ऑफ मैच यस्टरडे, तो यहाँ पे याद रखना है ऑल द प्लेयर शुक हैंड कोऑर्डिनेटली एट द एंड ऑफ मैच यस्टरडे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है राइट आंसर आपका रहेगा ए, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं,
नेक्स्ट आपका आंसर है, क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन ने स्थापना कौन करी? ठीक है, देखिए रामकृष्ण मिशन ने जो स्थापना है ना, वो करी है स्वामी विवेकानंद, जिसका जन्मदिन 12 जैन, जिसको नेशनल यूथ डे के नाम से मनाते हैं, नेशनल यूथ डे। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट बात करें, सर्वप्रथम पद्मश्री अवार्ड मिलवार भारतीय एथलीट कौन था? तो आपको याद रखना है मिल्खा सिंह, यानी राइट आंसर यहाँ पे रहेगा आपका डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधवा महिला યુદ્ધ बीमा योजना अंतर्गत विधवा મહિલાઓનો અકસ્માત બાદ તેમના બાળકોના કેટલું વળતર આપવામાં આવે છે? तो यहाँ आपका आंसर रहेगा युद्ध बीमा योजना के अंतर्गत आई थिंक 1 लाख। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ए है। ए प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर द केयर ऑफ टर्मिनल इल केस के लिए। देखिए फिर से क्वेश्चन बहुत अच्छा आया है, पीएनआई आपसे पूछा गया है एज ए नर्स, अगर आप केयर कर रहे हैं टर्मिनल इल केयर पेशेंट की, जो डायग्नोस हुआ है मेटास्टेटिक कैंसर का, यानी इस व्यक्ति को मैलिग्नेंसी है और ये टर्मिनल इल केस है, यानी लास्ट स्टेज में है। आपको भी पता है टर्मिनल इल केस में सबसे पहली जो प्रायोरिटी आती है ना, वो आती है पेन। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या आती है? पेन आती है। प्रीविंग रेस्पिरेटरी अरेस्ट नहीं है, मैनेजिंग कीमोथेरेपी नहीं है, मेंटेनिंग बाउल फंक्शन नहीं है, लिवेटिंग द रिलीविंग पेन, ये आपके लिए करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि लास्ट एंड जब आपकी डेज हो जीवन के, उस समय ही इनके लिए बचा होता है, तो ये पेन पीड़ा से ये क्या है, बचना चाहता है। तो यहाँ टर्मिनल केस में आपको याद रखना है पीड़ा से आपको बचाना होता है, तो मेन जो फैक्टर हो ना वो पेन होता है। तो पेन से आपको क्या करना होता है, एंटी पेन किलर वगैरह अपन देते हैं तो पेन नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्बिलिकल कोड जो है वो अटैच है मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा से, एबनॉर्मलिटी है। एम्बलाइकल कोड का एबनॉर्मलिटी पूछा है आपसे, मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा से जो है वो एम्बलाइकल कोड क्या है, अटैच है, तो कौन सा होगा? तो आपको याद रखना है बेटल डोर, यानी राइट आंसर आपका क्या रहेगा? बेटल डोर प्लेसेंटा में जो एबनॉर्मल जो एम्बलाइकल कोड है फ्यूनिस, वो कहाँ है? मार्जिन से अटैच होती है। ये बात आपको याद रखनी है, अटैच होनी चाहिए सेंट्रल पोर्शन। ठीक है, सरकमबिलेट की बात करें, सरकमबिलेट जो है ये क्या है? तो सरकमबिलेट में आपको याद रखना है सेंट्रल डिप्रेशन देखने को मिलेगा आपको प्लेसेंटा, सेंट्रल डिप्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑफ कहाँ देखने को मिलता है? कोरियन में। ठीक है, सेंट्रल डिप्रेशन ऑफ कोरियन, ये आपको याद रखना है। इनटू कहाँ देखने को मिलता है? जो मैटरनल सरफेस होती है प्लेसेंटा की, वहाँ पे। ठीक है, तो मैटरनल सरफेस जो है वहाँ पे कोरियन में आपको सेंट्रल डिप्रेशन देखने को मिले, वो क्या कहलाता है? सरकमबिलेट। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं स्पूरिया और सक्शन चूरेटा। देखिए दोनों में एक ही चीज याद रखना है आपको, असेसरी जो लोब है वो बनता है, एक एक्स्ट्रा असेसरी लोब जो है, एक्स्ट्रा असेसरी लोब जो है वो बनता है फोम। ठीक है, जो कि मेन जो प्लेसेंटा है उससे अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है एक्सेसरी जो लोब है वो बना, उसके बाद आपको याद रखना है डू नॉट कनेक्ट, डू नॉट कनेक्ट डू नॉट कनेक्ट विथ मैन स्ट्रक्चर, यानी मैन स्ट्रक्चर कौन? जो मैन प्लेसेंटा है वो। ठीक है, एंड आल्सो ब्लड वेसल्स, आल्सो ब्लड वेसल्स। अगर मान के चलिए कोई एक्स्ट्रा असेसरी लोब बना, वो मैन स्ट्रक्चर जो प्लेसेंटा की है उससे और ब्लड वेसल से अगर कनेक्ट नहीं है तो है स्पूरिया, और अगर कनेक्ट है, अगर कनेक्ट है तो कौन सा है? सक्शन चूरेटा। बस इतना ही डिफरेंस आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ए। अगर प्लेसेंटा स्पूरिया और सक्शन चूरेटा की मैं बात करूं तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एसेसरी लोब तैयार हो जाता है, जिसका कनेक्शन मैन जो प्लेसेंटा है उससे अगर नहीं है और उसकी ब्लड वेसल से भी नहीं है तो हो गया स्पूरिया, और अगर है तो वो हो गया सक्शन चूरेटा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है टेस्टिंग से, एसीटोन अगर आपको यूरिन में टेस्ट करना है तो आप कौन सा चेक करेंगे? तो मैंने आपको बताया है रोथेरा करेंगे। अगर बेनेडिक्ट आपको करना है तो बेनेडिक्ट में आपको याद रखना है यूरिन, ग्लूकोज इन यूरिन। अगर आपको ग्लूकोज का पता करना है यूरिन में तो हम करते हैं बेनेडिक्ट। स्मिथ टेस्ट और हाई टेस्ट का मैं बताऊं तो स्मिथ टेस्ट और हाई टेस्ट करते हैं बाइल के लिए। बाइल के अगर आपको पिगमेंट चेक करना है, अगर बाइल में आपको पिगमेंट चेक करना है, बाइल पिगमेंट चेक करना है तो स्मिथ टेस्ट यूज करते हैं।
और अगर आपको बाई साल्ट पता करना है तो आप हे टेस्ट यूज करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। और प्रोटीन अगर आपको पता करना है यूरिन में, प्रोटीन इन यूरिन में, ठीक है, तो हम करते हैं हॉट एंड कोल्ड टेस्ट। कौन सा टेस्ट करते हैं? हॉट एंड कोल्ड टेस्ट, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थेराप्यूटिक ब्लड लेवल पूछा है आपसे। लिथियम, लिथियम क्या है? एंटीमेनिक ड्रग, बहुत बार आपको पढ़ा दिया है। एंटीमेनिक ड्रग मैंने आपको बताया था, इसका थेराप्यूटिक जो लेवल होता है वो होता है नैरो। क्या होता है? नैरो, ठीक है। और ये टॉक्सिसिटी भी कोज करता है, तो आपको याद रखना है 0.8 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इज द राइट आंसर। और मैक्सिमम आपको याद रखना है, इससे ऊपर चली गई तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस किया जाता है? सोडियम, और डिगॉक्सिन में पोटेशियम, ठीक है, याद रखना है दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, इम्यूनिटी से क्वेश्चन है। इम्यूनिटी ट्रांसफर हो रही है फीटिस में कहाँ से? इम्यून मदर थ्रू प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा के थ्रू मदर से जो है इम्यूनिटी किसको मिल रही है? बेबी को मिल रही है। तो आपको बताना है ये कौन से टाइप की इम्यूनिटी है। तो मैं आपको बताऊं, थ्रू द प्लेसेंटा जो एंटीबॉडी जाती है वो जाती है आईजीजी, और थ्रू द ब्रेस्ट मिल्क जो जाती है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, थ्रू द ब्रेस्ट मिल्क जो जाती है वो जाती है आईजीए। दोनों याद रखना है, ठीक है। बॉडी में सबसे ज्यादा जो संख्या में होती है वो होती है आईजीजी, ठीक है, जी फॉर ग्रेट, ठीक है, इस तरह से आप याद रखना है। और होती है सबसे बड़ी जो संख्या में होती है, सबसे बड़ी साइज में जो होती है, तो आईजीएम मैक्रो, मैक्रो एम फॉर मैक्रो, याद रखना है, ठीक है। ये इस तरह से आपको याद रखनी है, ठीक है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इम्यूनिटी की। देखिए, तो इम्यूनिटी में आपको बताऊं तो यहाँ देखिए सवाल क्या है, मदर से बेबी में आ रही है, इसलिए मदर से बेबी में आ रही है इसलिए नेचुरल तो ये है, ठीक है। दो ही टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक तो होती है नेचुरल, एक होती है आर्टिफिशियल। सवाल ये है कि अब यहाँ पे एक्टिवली आई है कि पैसिवली आई है, ठीक है। तो देखिए ये आई है पैसिवली, एक्टिव तरीके से नहीं। एक्टिव तरीके का मतलब तो क्या हो गया, आपको इन्फेक्शन हुआ और उसकी एवज में या उसके बिहाफ में आपकी बॉडी ने जो एंटीबॉडी बनाई है वो तो होता है, देखिए, एक्टिव नेचुरल। इसमें क्या होना जरूरी है, इन्फेक्शन अगर आपको होता है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। इन्फेक्शन अगर आपकी बॉडी में हुआ है, ठीक है, इन्फेक्शन अगर आपकी बॉडी में हुआ है, उसके अगेंस्ट में आपकी बॉडी ने, उसके अगेंस्ट में बॉडी ने जो है वो फॉर्म किए हैं क्या? एंटीबॉडी, तो कहेगा एक्टिव नेचुरल, ठीक है। अगर मदर से आपको मिली है तो आपका राइट आंसर रहेगा पैसिव नेचुरल, क्योंकि मदर क्या है? पैसिव है, आपने खुद ने नहीं है लेकिन नेचुरल। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का तो आपका रहेगा पैसिव नेचुरल। अब बात कर लेता हूं मैं एक्टिव आर्टिफिशियल। इसका मतलब है यहाँ पे चीज आपको आर्टिफिशियली दी जाएगी और बॉडी फिर आपकी काम करेगी, यानी वैक्सीन आपने ली है, वैक्सीन लेने के बाद एंटीजन आपकी बॉडी में गया, इसके खिलाफ में बॉडी में बनी एंटीबॉडी, और ये फिर क्या काम करेंगे? इम्यूनिटी का, ठीक है। तो ये वैक्सीन अगर आप दे रहे हैं तो आती है एक्टिव आर्टिफिशियल। और पैसिव आर्टिफिशियल का मतलब है यहाँ पे बॉडी पूरी तरीके से इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है, इम्यूनिटी यहाँ पे क्या है? कॉम्प्रोमाइज है, या फिर आप बोल सकते हो सप्रेस है। तो एंटीबॉडी बनेंगी ही नहीं, तो आपको डायरेक्ट क्या देना पड़ेगा? एंटीबॉडी ही देना पड़ेगा। तो आपको याद रखना है, अगर बॉडी में आप डायरेक्ट एंटीबॉडी दे रहे हैं और उससे आप इम्यूनिटी को प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आता है आपका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आपका बी आएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया, इम्यूनिटी का चैप्टर पूरा पढ़ा दिया है आपको, गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके, लास्ट आपका चैप्टर बचा है, ठीक है। और देखिए 140 आपका जो क्वेश्चन है, हमें तो लोटो नाचवी राख्यो छे आ वाक्य में निपात ओळखाओ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है निपात आपसे पूछा है, तो यानी आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेवर्षे अद्रा तो खारे बाद्रा जे वर्षे उतरा तो पान पामे उतरा, વર્ષે મધાર તે ધાનના ડગા મોતી ત્રણ સાથીઓ ઉપરોક્ત વાક્ય પૈકી સાચો विकल्प जनाओ। देखिए ये क्वेश्चन नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञा ओळखाओ। ओके, તમે મોટું ભંડોળ એકઠું કરો,
देखिए क्लियर सा है। इसने क्या बोला है, देखिए तमे मोटो एक टू करो। तमे का मतलब बहुत सारे यानी ग्रुप है, तो आंसर आपका रहेगा बहुवाचक। ठीक है, तो देखिए आपका आज ये पार्ट हो गया है कंप्लीट। आप सभी को थैंक यू जो कैंडिडेट वीडियो वॉच कर रहे हैं उनके लिए। एंड उम्मीद करता हूँ आपको जो आज का पेपर सॉल्यूशन हुआ है वो काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके जाना है। ठीक है, नए अगर आप मेंबर हैं वाइटल नर्सिंग एकेडमी पे तो क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो आज के एंड ऑफ क्लास में मैं आपको कहना चाहता हूँ, तो कूल रहिए, काम रखिए खुद को। और देखिए क्यूरोसिटी सबकी होती है, हमारी भी होती है, आपके अंदर भी है, सब में होती है स्टूडेंट जोन में। और रही बात जॉब की, तो देखिए मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, सवाल आपके सभी के दिमाग में यही है, IKDRC दें, BMC दें। तो BMC दें, IKDRC दें, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है आप किस तरफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखिए सब्जेक्टिव अगर आप स्ट्रॉन्ग ज़्यादा हैं तो आप BMC का एग्ज़ाम दें। अगर आप दोनों जोन में स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर आप IKDRC दें। और जिन कैंडिडेटों ने सिंगल ही फॉर्म भरा है तो उनके लिए तो कोई इश्यू नहीं है, वो उनके जो एडमिट कार्ड है वो वही एग्ज़ाम दें। सवाल ये है आप अपने समय, जो आपका एग्ज़ाम का समय है उसमें आप उसका उचित इस्तेमाल करें। फालतू टाइम वेस्ट करना नहीं है। जो क्वेश्चन आपको आए वो आप अटेंड करें, जो नहीं है उसको बिल्कुल अटेंड नहीं करना है, तुक्का नहीं मारना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अपने दिमाग को उतना ही समझना है जितना वो है। ठीक है, आप अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं है और होते तो भी। ठीक है, तो जो आपको आए वो आपको करना है, जो नहीं है वो बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, और नेक्स्ट मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि जो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा यूट्यूब पे वो आएगा वडोदरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो पेपर हुआ है उसको सॉल्यूशन का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो पेपर सॉल्यूशंस में मैं जिस तरह से करवाता हूँ आप जानते हैं, उसी तरह से मैं करवाऊँगा। होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपके लिए बेनिफिशियल रहे। और देखिए एग्ज़ाम के लिए आपके पास 2 ही दिन बचे हैं, तो चिल रखिए। मूवी देखना है तो मूवी देखिए, फ्री रहिए, कुछ भी देखिए। ठीक है, म्यूजिक सुनिए वगैरह वगैरह जो भी है, राइड मारिए, खाना खाइए अच्छे से, पर अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छा ध्यान रखना है। ठीक है, अभी 2 दिन आपको एकदम बिल्कुल रिलैक्स रहना है यहाँ से। ठीक है, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि हम नेक्स्ट फिर मिलेंगे एक अच्छे पार्ट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।